गुड आफ्टरनून। राधे राधे। आवाज़ भाई एकदम गूंजनी चाहिए, एक भी सीट मुझे खाली नहीं दिख रही। और मेरी क्लास में ना इंटरेक्शन बहुत होता है। यू आस्क योर सीनियर्स, है ना, अगर कोई आपके दोस्त हो जो यहाँ से पढ़ के गए हैं हमसे, यू आस्क देम। आवाज़ आनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। मुझे देख के डर तो नहीं लग रहा। हाँ पक्की बात, आधा पौना घंटा लगाया है सजने संवरने में, कि आप लोग डरो ना मुझसे। चलो, गुड आफ्टरनून। जय माता दी। राधे राधे। ऑनलाइन गुड आफ्टरनून दोस्त। कैसे हो आप सब? मस्त। बोलो ना कैसे हो। देखो, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बहुत ज़रूरी है एक बात का बेहद ध्यान। किस बात का ध्यान? कि आपको मुझसे बात करनी है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, देखें जी, ये सफ़र आज शुरू हुआ है, ये सफ़र आगे बहुत लंबा जाने वाला है। तो सिर्फ मैं बोलूँगी, आप अगर सुनेंगे, चुप रहेंगे, तो ना आपको मज़ा आएगा ना मुझे अच्छा लगेगा। मैं अगर कुछ पढ़ा रही हूँ, कुछ मैं बोल रही हूँ, आपके चेहरे ब्लैंक हैं, आप एक हल्की सी स्माइल भी नहीं दे रहे हो, आप मुझसे सवाल जवाब नहीं कर रहे हो, आप मुझे बता नहीं रहे हो आपको समझ में आया है, तो देखो जी, मुझे तो क्या ही समझ में आएगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है या नहीं? मैं तो अपने हिसाब से बोलती रहूँगी, पढ़ाती रहूँगी। तो नुकसान किसका? आपका। तो बहुत 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 ज़रूरी क्या है ये कि आप हमसे बात करें। ऑब्वियसली आज फर्स्ट क्लास है, उतना अभी आप ओपन नहीं हैं हमसे या किसी भी टीचर से, पर आगे आने वाले समय में आप खुद ये चीज़ महसूस करोगे कि आप मुझसे बोल पाओगे। टीचर तो हम हैं ही, उससे पहले मेरी कोशिश ये कि मैं आपकी एक दोस्त बन के रहूं। और मेरा नाम आपको पता है, सीए ज्योति। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्त तो मैं बाहर मिली और ज्योति क्या हाल चाल, हाँ, तो वो वाली बात तो नहीं। एनी हाउ, टीचर तो हम हैं ही हैं, देखें आपके। उससे पहले आपकी दोस्त बनना चाहूँगी, वो बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, पर कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इन केस आपको मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास पूरा राइट है, पूरा हक है। आप हमें रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। माइक की फैसिलिटी आपने सुबह से देखी है, माइक आप तक पहुंच जाएगा। आप हैंड रेज कर दें, भैया हैं आपके लिए, वो आपकी मदद करेंगे, आपको माइक दे देंगे। पर ज़रूरी है हमसे आपका कम्युनिकेशन, हमारी और आपकी इंटरैक्शन। वन वे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि उसका जवाब देना उसी समय बेहतर है तो पक्का देंगे, और अगर मुझे लगेगा नहीं आगे तो ये टॉपिक कवर होने वाला है, तो हम उस हिसाब से आपको समझा देंगे। लेकिन आपके डाउट्स, आपकी कोई भी बात आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। इस कमरे से बाहर जब आप जाएं तो प्लीज़ अपने डाउट्स अपने साथ अपने घर लेकर नहीं जाएंगे, वो चाहे कोई भी टॉपिक को लेके डाउट है। इतनी बात समझ में आती है? हाँ आती है। इजी 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 लैंग्वेज में मैंने आपसे बात की है। देखो ना क्या होता है, लेट अस सपोज दो सीए हैं, मुझे नॉलेज बहुत है पर मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, मुझे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ। और एक और सीए हैं, उन्हें नॉलेज शायद इतनी नहीं है, पर बातों का जादू इतना ज़्यादा है कि किसी भी चलते हुए राही को अपना बना लेते हैं। यानी कि कोई क्लाइंट आएगा, उनसे बातचीत इस तरीके से करते हैं कि लगता है अरे वाह मज़ा ही आ गया। ऐसा होता है ना, आपके साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा लाइफ में, कभी तो हुआ ही होगा। दो लोग, एक के पास नॉलेज बहुत है पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं खुद को, और दूसरे वो जिन्हें ठीक है सीए हैं तो ऑब्वियसली नॉलेज तो होगी, पर उनमें ना बात करने का ढंग बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा है। तो आप बताओ आप किससे पहले इम्प्रेस होगे? ऑब्वियसली जो आपको अपना बना ले, अपनी बातों से, काम तो वो बाद में करके देगा ना आपके लिए।
तो आप जिस कोर्स में है ना दोस्त, ये जो कोर्स आपने चुना है ना, इसमें बहुत ज़रूरी है अपने आप को आप एक्सप्रेस करें। आप चुप रहेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। सक्सेस होना डिग्री मिल जाएगी, किसी दोस्त को पहले मिलेगी, किसी को अगले अटेम्प्ट में मिल जाएगी, ऐसे ही तो होता है इस जर्नी में। आप सब सीए करने के लिए आए हैं, एक प्रेस्टिजियस कोर्स करने के लिए आए हैं, तो पक्का पक्का अगर मन में ठान लिया है कि बनना है तो आप बनेंगे। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कोई 6 महीने पहले, अभी तो 6 महीने का भी किस्सा ख़त्म, साल में 3 बार पेपर हो रहे हैं, तो कोई 1 क्वार्टर पहले तो कोई 1 क्वार्टर बाद में, पर सीए आप हर कोई बन के यहाँ से निकलेंगे। नॉलेज आप सबके पास है, पर जब तक आप उस नॉलेज को दिखाएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, आप इंटरव्यू में चुप होकर बैठे हो, आप बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, आप रैंक होल्डर रहे हो, पर आप अपने आप को इंटरव्यू के समय पे आप बता ही नहीं पा रहे हो, जता ही नहीं पा रहे हो, तो बोलो ऐसी नॉलेज का क्या फ़ायदा। तो आर्टिकलशिप इंस्टीट्यूट अगर रख रहा है 2 साल की आपके लिए, हम तो 3 साल की करके आए, अभी आपको पता है कोर्स चेंज हो गया है, तो आर्टिकलशिप 2 साल की है। इस 2 साल की आर्टिकलशिप में इंस्टीट्यूट हमसे क्या चाह रहा है, कि सिर्फ वो ये चाह रहा है कि हमें काम करना आए, प्रैक्टिकल नॉलेज आए? ऐसा नहीं है। वो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना चाहता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाना चाहता है। वो आपको बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि आपको बात कैसे करनी है, तभी तो आपके प्रिंसिपल्स आपको ऑडिट्स पे भेजा करेंगे। शुरू में आप किसी को अकम्पनी करेंगे क्योंकि काम सीख रहे हैं, जैसे ही अगले साल, हर साल काम तो वही करना है ना, उन्हीं क्लाइंट्स के रिटर्न्स हैं, वही ऑडिट्स हैं, अगले साल से आप अकेले जाएंगे, फिर आपको कोई अकम्पनी करेगा, आप किसी को सिखाएंगे। तो देखो जी, बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, मुझसे बात करें। मैं अगर पूछ रही हूँ कोई डाउट है, अगर है तो बताओ, नहीं है तो बात ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये, वॉल्यूम स्लो आ रही है सर, ऑनलाइन कुछ मैसेज आ रहा है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोग एग्ज़ाम देंगे सितंबर में, है ना? आप सभी का अटेम्प्ट ड्यू होगा सितंबर में, तो अभी तो 4 महीने हैं ऑलमोस्ट हमारे पास, समय है। मुझे ये बताएं, आप सब क्या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? कोई ऐसा जो आज इकोनॉमिक्स, अभी पता है ना मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने आई हूँ, हाँ ये तो पता होगा, हाँ ठीक है। तो अभी कोई ऐसा जो इकोनॉमिक्स बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सच्ची बात, कोई ऐसा घबराना नहीं, 1 हैं, और कोई 2, और कोई 3, हाँ अब मैंने गिन लिया आपको, 2, और कोई चल। तो ऑलमोस्ट सबने पढ़ा हुआ है, कुछ 1-2 बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है इकोनॉमिक्स। तो जिन्होंने पढ़ा है ना दोस्त, भूल जाओ, भूल जाओ। मेरे लिए आप भी वहीं पे स्टैंड करते हैं जहाँ पे वो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिन्होंने कभी इको देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं। मुझे आपकी कोई प्रीवियस नॉलेज चाहिए ही नहीं। हाँ, बीच बीच में सवाल ज़रूर पूछूंगी, ये बताओ क्या होता है, ये बताओ क्या होता है, ये क्यों होना चाहिए, पर उसका मतलब ये नहीं है मुझे 11वीं और 12वीं की रटी रटाई डेफिनेशंस आप दोगे। मुझे आप एक ले मैन की तरह सिंपल सा मीनिंग, जो भी दिमाग में फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहा है, चाहे वो सही चाहे वो गलत, मुझे तो वो जवाब चाहिए। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। मैं हर एक चीज़ स्क्रैच से शुरू करूंगी, ये मानते हुए कि मेरे लाल, मेरे दोस्त कुछ भी नहीं जानते, उन्हें मुझे चलना सिखाना है। मैं ये भी मान रही हूँ कि आपको चलना नहीं आता, मैं आपको चलना सिखाऊंगी। दौड़ेंगे आप खुद, गिर जाएंगे तो संभालने आऊँगी। चलना मैं सिखाऊंगी, उंगली मैं थामूंगी, आगे आप छोटे छोटे कदम लेंगे, कहीं गिर जाएंगे दौड़ते वक्त, संभालने मैं आ जाऊंगी। जितनी भी गलतियां हैं वो इस कमरे में होनी चाहिए, इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। कैसी गलतियां? आपको जो भी हम पढ़ाएंगे ऑब्वियसली रेगुलर बेस पे उनका टेस्ट रहेगा। टेस्ट में फेल हो जाओ, परवाह नहीं है मुझे, होंगे, पक्की बात है, कुछ बच्चे होंगे भी।
फर्स्ट टेस्ट में शायद होंगे, क्यों होंगे, रीज़न क्या है उसका, अभी मुझे आपका लेवल नहीं पता, आपको मेरे बारे में नहीं पता। और फर्स्ट टेस्ट में तो एकदम से सरप्राइजिंग सिचुएशन, क्लाइमैक्स ये कह लो, सस्पेंस ही है बेसिकली आपके लिए कि सवाल किस तरीके से सीए फाउंडेशन लेवल पर आते हैं। तो पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में अगर नंबर कम भी आ रहे हैं ना दोस्त, चलेगा, चलेगा। गिर रहे हो ना, चलेगा। फाइनल तब तक आएगा ना आप खुद कहोगे मैम कॉन्फिडेंस आ गया है। आप लोग सब यहाँ पर आए हो, पक्की बात है R&D करके ही आए हो। रिजल्ट कैसा है, पढ़ाता कौन है, इतना तो बेसिक आप सब लोग पहले करके आते हैं, तो रिजल्ट्स भी आपको पता होंगे। हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सब्जेक्ट इन पर्टिकुलर, तो इस रीसेंट अटेम्प्ट जो आपसे पहले अभी देकर निकले हैं दिसंबर वाले बच्चे, जून में तो अभी होना है, 99 इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट थे। 33 स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 33 प्लस स्टूडेंट्स 90 प्लस में थे, 160 स्टूडेंट्स 80 प्लस में थे। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ डेटा अबाउट इकोनॉमिक्स, और किसी सब्जेक्ट की बात हम नहीं करेंगे, वो भी आपको पता है। अकाउंट्स में, मैथ्स में 90 प्लस क्रॉस हुआ है। सो यू पीपल आर इन सेफ हैंड्स। आपका भविष्य हमारे हाथों में है और आपके भविष्य के साथ हम खेलेंगे नहीं, आप हमारी जिम्मेदारी हैं। आप हम पे भरोसा करके आए हैं, आपका भरोसा वो बना रहेगा। आगे दूसरी बात क्या दोस्त, टेस्ट ना ज़रूर देने हैं। हम क्या करते हैं, यार ये तो कवर ही नहीं हुआ चैप्टर, छोड़ो ना अगली बार टेस्ट दे देंगे। तो जो एटीट्यूड हमारा पहले हुआ करता था स्कूल में, या स्कूल में जब हम ट्यूशन क्लासेस लेते थे, बंक मार लिया, वो एटीट्यूड ना यहाँ पर आपको नहीं रखना है। ऐसा बहुत बार होगा, अभी तो इनिशियल डेज है ना, धीरे 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 ऐसा बहुत होगा। चल छोड़ना, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, अरे छोड़ो ना घर पे बैठ के संडे को देख लेंगे। और जैसे पहली बार ये शुरुआत होगी ना, दूसरी तीसरी चौथी बार करने में आपके कदम डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ डर पहली बार का होता है। और पहली बार ये डर खुल गया ना कि ठीक है छोड़ देते हैं क्लास, ऑनलाइन तो मिलेगी, देख लेंगे, तो बेटा जी वहीं से आप समझ लें कि आप अपने लिए खुद जो है ना वो गड्ढा खड्डा वॉट एवर वी कॉल इट, वो खुद के लिए खुद ही खोद रहे हो आप। क्योंकि हम सोचे ना कि बैकलॉग्स कंप्लीट कर लेंगे, संडे आ रहा है, छुट्टी आ रही है, वो नहीं होगा, वो बफर हो जाएगा। आज फर्स्ट डे ये चीज़ बता रही हूँ। और इकोनॉमिक्स में सबसे अच्छी बात क्या है, मेरे लिए तो अच्छी है, अच्छी बात क्या है कि पहले चैप्टर का कनेक्शन ना आखिरी चैप्टर तक चलेगा। आप पहला नहीं समझ पाएंगे ना, दूसरा तो भूल जाओ कि समझ में आएगा, दूसरा पहला नहीं समझ में आएगा ना, तीसरा भूल जाओ समझ में आएगा। मैं वॉल्यूम 1, 2 वॉल्यूम्स आपको मिलेंगी। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस इंडियन इकोनॉमी है। ये माइक्रो मैक्रो इंडियन ये सब आपने शायद 11वीं और 12वीं 2 साल अलग अलग पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको 11वीं और 12वीं का कोर्स, 11 12 का कोर्स 4 महीने 3.5 महीने में ख़त्म करना है। इकोनॉमिक्स जब पुराना कोर्स था, अभी जून में फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा नए कोर्स का, आप सेकंड बैच रहेंगे सितंबर में जो पेपर देंगे नए कोर्स में। तो पहले क्या होता था, इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ एक और सब्जेक्ट होता था जिसका नाम होता था BCK, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। वो बहुत बेसिक सा होता था जो आप BST में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ के आते होंगे। RBI क्या करता है, सेबी का क्या रोल है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बहुत बेसिक बातें थी, मज़ा आता था। 2-2 3-3 क्लासेस में लेक्चर चैप्टर निपट जाता था। अब वो नहीं है। अब इंस्टीट्यूट ने चैप्टर वाइज वेटेज भी कम कर दी है और कोर्स को भी बढ़ा दिया है। ऐसा नहीं है कोर्स मुश्किल है, और अगर मुश्किल है भी, आपको लगता भी है, तो आसान बनाना तो हमारा काम है ना, इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं, नहीं तो आप खुद सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। चीज़ों को आसान कैसे बनाना है वो आप मुझ पे छोड़ें। नेक्स्ट बात क्या, इकोनॉमिक्स में आप कुछ भी रटोगे नहीं। हमें आदत होती है स्कूल, अभी तो नया नया आपने 12वीं एग्ज़ाम्स दिए हैं, 12th के भी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया होगा, तो हमें क्या आदत होती है क्रैमिंग करने की, याद करने की। सुबह 4 बजे उठेंगे, तारों की छाँव में याद करेंगे, फट्टे मारेंगे, ऐसे हाथ रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, जहाँ अटक गए हाथ उठाया, आंखें खोली, चेक किया कहाँ पे छूट गया था।
अब वो काम नहीं करना, अब वो एटीट्यूड नहीं रखना। जहाँ पर भी आपने इकोनॉमिक्स को रटने की कोशिश की ना, आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। ऑलमोस्ट 350-400 पेजेस का वॉल्यूम 1 है, वैसा ही वॉल्यूम 2 है। 700-800 पेजेस को याद करना ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ एक सब्जेक्ट मेरा ही नहीं पढ़ना, और भी पढ़ने हैं। चीज़ों को हम समझेंगे, चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस की करेंगे। कैसे करेंगे वो तो मैं सिखाऊंगी, सिर्फ आपको बेसिक बता रही हूँ कि करना क्या है, करना कैसे है, वो हम सिखाएंगे। आपको याद नहीं करनी है चीज़ें, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको समझना है। समझाऊंगी एक एक अक्षर में। आपकी बुक का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगी। एक एक सवाल आई टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास। पर उसका मतलब ये नहीं कि आपका एटीट्यूड जो है ना वो बहुत ही हल्का हो जाए। अरे मैम करवाएंगी तो हैं, कर लेंगे, क्लास में देखेंगे कैसे करना है, हो जाएगा, मैम तो करवाती हैं सब कुछ। नहीं, फिर से वही बात, बोथ वेज होता है। और इंटरेस्ट लेंगे तभी चीज़ें बनेंगी आसान। बोरियत समझेंगे, बर्डन समझेंगे, तो फिर तो चीज़ें नहीं आने वाली हाथ में। तो काइंडली अपने आप को प्लीज़ सिंसियर रखें, अटेंटिव रखें। सीरियसनेस उतना नहीं चाहिए कि चेहरे एकदम सीरियस से, ना, सीरियस नहीं होना है। मेरी क्लास में सीरियस होके नहीं बैठना। मेरी क्लास में आप गाने भी गाओगे, मैं भी गाऊंगी आपके साथ। मेरी क्लास में आप खेल भी खेलोगे, मैं भी खेलूंगी आपके साथ। मेरी क्लास में हम अंताक्षरी भी खेलेंगे, मैं भी खेलूंगी आपके साथ। सब कुछ होगा। कोई कह दो मैम मेरा अभी गाने का मन कर रहा है, मैं अभी बुला लूंगी आपको गाने के लिए। जिंदगी है, इसको जीना है। इतनी लाइफ को सीरियस नहीं लेना, स्टडीज में इतना नहीं डूबना कि लाइफ एंजॉय करना भूल जाए। बैलेंस बनाकर चलेंगे, जिंदगी भी जीनी है, एंजॉय भी करना है, दोस्तों के साथ गेड़ी भी मारने जाना है, सब कुछ करना है। पर जब पढ़ाई करनी है ना, उस समय सिर्फ पढ़ाई करनी है। मैं नहीं कहूँगी 10-10 घंटे पढ़ो बैठ के ना, अरे 1 घंटा पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो, पर जितना पढ़ो ना उस समय सिंसियर होके पढ़ो। हाथ में मोबाइल, नोटिफिकेशन आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं, फिर ध्यान 10 मिनट वहाँ चला गया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, फेसबुक देख लिया, यूट्यूब देख लिया, रील्स देख ली। तो इफेक्टिवली पढ़ाई क्या की आपने? पेरेंट्स को बाहर लग रहा है हमारा बच्चा अंदर पता नहीं कितना पढ़ रहा होगा, कब से दरवाज़ा बंद करके बैठा है। आप खुद बताओ, ऐसी पढ़ाई का कोई यूज़ नहीं है। अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो। अगर आप घूमने जाते हो दोस्त के साथ, दोस्त से मतलब आप मेरा समझ ही रहे हो, हाँ, आप घूमने जाते हो, उस समय किसी का कॉल आ जाए तो कॉल कट कर देते हो। आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो ना आप उनके साथ। तो पढ़ाई के साथ भी आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। हाँ, थोड़े समय के लिए इसी को अपना रिश्तेदार बना ले, इसी के साथ दोस्ती कर ले, काम आएगी, काम आएगी। पहले शुरू के दिनों में ना हम भी बहुत सीरियस होते हैं, हम मतलब आप, मतलब हम सब जो है ना बहुत सीरियस होते हैं अभी, क्योंकि थोड़े प्रवचन चल रहे हैं ना, तो प्रवचन सुन के मोटिवेशन आता है। धीरे 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 ना ये एटीट्यूड आपका हल्का पड़ता रहेगा। तो वो काम आपको नहीं करना है, वो काम आपको नहीं करना है। जिस जोश के साथ आज आप आए हैं उसी जोश के साथ आपको डेली आना है, आपको पढ़ना है। देखो बच्चे, अभी के 4-5 साल दे दो जिंदगी को, ये सोच के कि भैया करियर बनाने की उम्र भी यही है, तो ज़िंदगी आगे ना आप ही के लिए बहुत आसान हो जाएगी। और अभी आप सोचे कि नहीं नहीं अभी ये तो उम्र घूमने की है, 12वीं के पेपर हो गए हैं, ठीक है ना, सीए भी हो जाएगा, फाउंडेशन क्या बड़ी बात है, 2 पेपर तो ऑब्जेक्टिव ही है, टिक्की तो मारने हैं, सर्कल ही तो करने हुए मार पे। ये एटीट्यूड रखोगे ना तो बेटा तो फिर अभी के 4-5 साल ऐश कर लो, ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा। चॉइस इज़ योर्स, आपकी डेस्टिनी है, यू हैव टू शेप इट द वे यू वांट इट टू बी। कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आता है दुख के समय पे संभालने, या तो पेरेंट्स या वो एक ऊपर वाला। बस आप पास होंगे ना, आपको तो खुशी है ही है, आपके घर वालों को तो खुशी है ही है। पीछे अगर आपके कोई खड़ा है ना तो वो हम हैं, जो आपका पास रिजल्ट देख के हम दिल से खुश होंगे। बताओ हमें आपके पास होने में हमारा क्या स्वार्थ है? मुझे तो आप सीए बन के अपनी सैलरी नहीं देने वाले, मुझे तो आप याद भी रखें ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है आज से 4-5 साल बाद।
पर जब आप सीए बन जाएंगे और कभी रास्ते पे टकर जाए ना, हम लोग मिल जाएं और आप मुझे बताएं मैम मैं आपके उस बैच का स्टूडेंट हूँ, मैंने उस बैच में आपसे पढ़ा था, मैं आज सीए बन गया हूँ, आप यकीन माने बच्चे दिल से खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। माँ बाप के सामने उनके बच्चे अगर अच्छा कुछ करें ना, तो माँ बाप निस्वार्थ भाव से बिना किसी मतलब के उनकी खुशी में शामिल होते हैं। बस वही हिसाब हमारा है आपके साथ। मेरे लिए आप मेरे छोटे बच्चों की तरह हो, मेरे लिए आप मेरे दोस्त हो, मेरे लिए आप मेरे बहन भाई हो, मेरे लिए आप मेरे स्टूडेंट्स हो। आप जिस रूप में मुझे देखना चाहो, मेरे अपना भाई, ही इज़ योर एज, ही इज़ ऑफ योर एज, वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी उम्र का है, 6-8 महीने बड़ा होगा, बड़ा ही होगा, छोटा तो नहीं है, आपने अभी 12th किया है, उसने, हाँ 1 साल आपसे बड़ा है वो, उसने लास्ट ईयर किया है, वो आपसे 1 साल बड़ा है। तो मुझे तो आप सब में मेरे छोटे बहन भाई दिखते हो। आप यकीन माने बच्चे, आप बहुत सेफ हैंड्स में हैं। पूरी फैकल्टी, पूरी टीम वीजेसी की आपके लिए हमेशा जो है ना खड़ी है। आप जब हमें पुकारेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, पर इट शुड बी टू वे, इट शुड बी बोथ वेज। ये नहीं कि हम इनपुट दे रहे हैं, आप अगर साथ हमारा नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। जितना भी क्लास में हम कर रहे हैं, आपको घर में सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन रीडिंग करनी है, उससे ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं चाह रहे, कुछ भी नहीं हम आपसे चाहते। उसके बाद दोस्त क्या रहता है, हमारा पेपर ना आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, हमारा पेपर सब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे ना अभी वो 12th 11th वाली बात नहीं चलेगी कि हमने याद कर लिया और अपनी लैंग्वेज में लिख दिया तो कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको पेपर प्रेजेंटेशन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि बॉर्डर्स होने चाहिए शीट पर दोनों साइड, खुला खुला लिखना है, फॉर्मूलेज लिखने हैं, नहीं। पेपर प्रेजेंटेशन पे तो ध्यान देना ही नहीं है। मुझे आपकी पेपर प्रेजेंटेशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इंस्टीट्यूट ना अपनी ही लैंग्वेज से सवाल पूछेगा, वो मेरी लैंग्वेज से तो नहीं पूछेगा। आप मुझसे पढ़ रहे हो, बाकी और अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं और से पढ़ रहे हैं तो वो तो मेरी बुक रेफर नहीं कर रहे, तो वो तो मेरे नोट्स रेफर नहीं कर रहे, तो इंस्टीट्यूट मेरे से तो पेपर नहीं बनाएगा, किसी और टीचर के नोट्स में से पेपर नहीं बनाएगा, किसी के भी नोट्स से पेपर नहीं बनेंगे। आपने कहा हमने समझा, हमने मैम देखो खुद अपने नोट्स बनाए हैं, वेल एंड गुड बनाएं, पर उसमें से भी पेपर नहीं आएगा आपकी लैंग्वेज में से। इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्टिव पेपर अपनी लैंग्वेज में से पूछेगा, जो कि आपकी इस बुक में है। आपको मिल गई है, अभी नहीं मिली? बोलो मिली है, मिल जाएगी। तो इंस्टीट्यूट तो अपनी लैंग्वेज से पेपर पूछेगा, और उस लैंग्वेज से दोस्ती करना ज़रूरी है। एग्जैक्टली एज इट इज़ लाइन्स कॉपी पेस्ट इसी मॉड्यूल से आएंगी, कहीं से नहीं आएगी, क्योंकि ये वाला मॉड्यूल मेरा कोर्स तो नहीं है, इंस्टीट्यूट ने जो दिया है पढ़ाने के लिए वही इसमें है। बुक की रीडिंग डेली बेस पे जितना हम करवा रहे हैं आपको करनी है। जितनी बार टेस्ट होगा उतनी बार चैप्टर रीड करना है, उतनी बार रीड करना है। टेस्ट 1 हुआ, चैप्टर रीड करो, टेस्ट 2 हुआ, चैप्टर रीड करो, प्लस घर से टेस्ट 1 दोबारा से प्रिपेयर करना है। टेस्ट 3 है, पहले दोनों टेस्ट फिर से घर से दोबारा नज़र के आगे से दौड़ाने हैं। 4 है, 5 है, 10 है, 20th है ना, तो पहले 19 टेस्ट फिर से करने हैं। आप देखिएगा इतनी अच्छी पकड़ आती है ना, होगा वो तभी जैसा हम आपसे कह रहे हैं करने को, आपको करना बस वही है। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना, अपनी ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी, जैसा हम आपसे कह रहे हैं वैसा ही आपको करना है, और होगा ज़रूर होगा, अच्छे से होगा। और मैम मुझे एक दिन की, अभी आपको पता होगा ऑल्टरनेट डेज पे पेपर होते हैं, एक दिन की छुट्टी मिलती है, क्या मैम एक दिन की छुट्टी पे 700-800 पेज पढ़ना कोई बात है? ढंग की समझ से बाहर है, नहीं है, मुझे भी पता है। तो उसमें क्या करना है मैम? मैम नोट्स देंगी ना आपको, जो ऑलरेडी आपकी बुक में मैंने ऐड किए हुए हैं। आपकी बुक कंप्लीट कहते हैं ना पैकेज है, जिसमें आपको हर एक तरीके का सवाल मिलेगा, इंस्टीट्यूट की 100% कवरेज मिलेगी। आपको आईसीआई का स्टडी मैट भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर समोसे खा लेना चटनी लगा के, हाँ यही तो करते हैं, अखबार आता है, पेपर आता है। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, 100% कवरेज इसके अंदर है, 100% कवरेज इसके अंदर है। आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब देख लें, कोई नोट्स हम जो हैं रेफ़र कर लें, कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चे,
आपको पास करवाना मेरी जिम्मेदारी है। तो आप यकीन माने जो भी बेस्ट होगा ना वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है आपको कम किसी और को ज़्यादा। चाहे आप हैं फेस टू फेस, ऑनलाइन, कोई भी है, ऑफलाइन, कुछ भी है, कैसे भी मोड से आप हमसे क्लासेस ले रहे हैं, हर एक चीज़ सबको बराबर की ही मिलेगी। क्लासेस डेली अटेंड करनी है, छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ कवर करना है और बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। और मेरा नाम क्या है? मेरा नाम सीए ज्योति आनंद है, आपको ये बात पता होगी। ऑब्वियसली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एमबीए भी किया है मैंने। जस्ट एक छोटा सा और एमबीए का टू बी वेरी फ्रैंक कोई फ़ायदा नहीं है सीए के साथ। मतलब ठीक है, मैं सीए पहले बन चुकी थी, पढ़ने का शौक़ था तो मैंने कर ली, पर ऐसा नहीं है कि सीए के साथ एमबीए कोई ज़रूरी चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठी हूँ तो सिर्फ सीए के बलबूते पे, पढ़ाई आगे की क्योंकि शौक़ था बस। तो प्लीज़ आप जिस कोर्स में हैं, बहुत बहुत प्रेस्टिजियस कोर्स है, खुश नसीब हैं आप कि आप अगर करना कुछ चाह रहे हैं तो आप इस कमरे में बैठ के अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बहुत सी दुनिया बच्चे पढ़ना चाहती है पर कैसे पढ़े, मजबूरी है, रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, बहुत सी रीजंस होते हैं। दिमाग है हमारे पास, पढ़ना चाहते हैं पर मौका नहीं मिलता। आपको ये मौका मिला है ना, इस मौके को गंवाएं नहीं। आप आए हैं यहाँ पर, अपने घर वालों का भरोसा आप हैं, उनका मान है, उनका सम्मान है, उसे बरकरार रखिएगा। ठीक है जी, चल तो प्रवचन तो हुए मेरे थोड़े ख़त्म। हाँ, थोड़ा सा आपको बताते हैं अब अपने सब्जेक्ट के बारे में कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या हमारा कंटेंट है, तो वो हम देखते हैं। बुक का पीडीएफ मिलेगा। ये नेम क्या है बुक का? ये हमारी यहाँ की बुक है। ऑब्वियसली आप तक बुक पहुँचेगी और अगर कुछ एक आध दिन तक डिले होता है, नहीं मिलती, तो श्योरली आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ ओवर व्हाट्सएप, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चल चलिएगा, हमारा जो बच्चे पेपर है वो रहता है पेपर 4। टोटल आपको 4 पेपर देने हैं सीए फाउंडेशन लेवल पर। पहला आपका अकाउंट्स है, पेपर 2 आपका लॉस का है, पेपर 3 आपका मैथ्स है और पेपर 4 हमारा इकोनॉमिक्स है। ये तो आपको सुबह तक ये सीक्वेंस पता चल चुका होगा। ठीक है जी, पेपर 3 और पेपर 4 आपका ऑब्जेक्टिव रहता है और पेपर 4 ही है हमारा जो आप इस समय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो हम आज तक पढ़ते आए हैं, ये बिजनेस अक्षर क्या है, क्यों जोड़ा गया है, ये मेरा काम है आपको बताना। हमारे सब्जेक्ट का पहले नाम हुआ करता था बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, दैट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो पहले बिजनेस इको वॉज फॉर 60 मार्क्स और जो बीसीके हम बात कर रहे हैं वो 40 मार्क्स का होता था। पर इंस्टीट्यूट से हमारी खुशी शायद देखी नहीं गई क्योंकि बीसीके आसान होता था, तो उन्होंने उसको 40 मार्क्स को हटा दिया और बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा 100 मार्क्स का कर दिया। तो पहले हम माइक्रो पढ़ते थे और मैक्रो का एक चैप्टर बिजनेस साइकिल्स होता था वो पढ़ते थे। तो अब भी हम वो पढ़ेंगे, साथ में पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस इंडियन इकोनॉमी ऐड कर दिया गया है। कोर्स ऑब्वियसली देखो बढ़ गया है क्योंकि आपको पहले नहीं पता क्या होता था, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हम पढ़ाते थे तो हमें पता है, कोर्स थोड़ा बढ़ चुका है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल हम खुद अपने लिए बनाएंगे जब हम लेक्चर्स नहीं देखेंगे, जब हम क्लास में अटेंटिव नहीं रहेंगे। पूरी वॉल्यूम 1 में फिर से बोल रही हूँ, सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं, एक भी लेक्चर मिस हुआ अगला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड, आपको छुट्टी करनी है, आपको क्या करना है, आपको कब क्लासेस लेनी है। क्लास में तमीज़ से आना है तो आना है। ठीक है जी, बिजनेस इकोनॉमिक्स अब पूरा 100 मार्क्स का ये पेपर हो चुका है। 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 घंटे का ये पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर हमारा 2 आवर्स का जो है वो रहता है। 2 घंटे का ये पेपर रहेगा, 100 सवाल रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा। हर एक सही जवाब देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। इन केस आपने गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। 0.25 आपके
कट जाएंगे अगर आपने गलत जवाब दिया है तो बेहतर रहेगा आप छोड़ दें सवाल को। ये तो हम इनिशियल स्टेज पे कह रहे हैं, आगे चल के आपको खुद फील होगा, छोड़ेंगे आप खुद ही नहीं, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा कोई ट्रिकी सवाल आ गया जो आपसे हो ही नहीं रहा, तो हम रिकमेंड करेंगे उसको छोड़ दो। नेगेटिव मार्किंग करवाने से बेहतर होता है आप छोड़ दो। और छोड़ना भी कब है ना, ये भी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। आप 100 में से 40 ही सवाल कर पा रहे हो, उसके ऊपर के तुक्के भेड़ रहे हो, तो भैया छोड़ दो, क्योंकि 40 नंबर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पास होने की। तो नेगेटिव मार्किंग तो 40 में से ही जाएंगे ना नंबर, जितने भी सवाल गलत होंगे 0.25 पर क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका पेपर का लेवल क्या है, आपका लेवल क्या है, आप कितने श्योर तरीके से, श्योरिटी के साथ आप आंसर कर पाए हैं, उसी के हिसाब से हम तुक्केबाजी पे जाते हैं। अगर तुक्का भिड़ गया, सही हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। और ये जो नेगेटिव मार्किंग होती है, देखो जी, ओवरऑल एग्रीगेट पे भी थोड़ा थोड़ा असर डालती है। आपको पता है 400 नंबर सीए फाउंडेशन, 4 सब्जेक्ट 400 नंबर के पेपर, मिनिमम 200 आपको लाने ही लाने हैं, पर सब्जेक्ट आपको 40 लाने ही लाने हैं। तो अगर आप सिंसियर हो ना, तो दोस्त ये टारगेट तो बड़े प्यार से निकलता है, बहुत अच्छे से निकलता है। आप क्लासेस ही अटेंड कर लो ना ढंग से, ये टारगेट बहुत इजीली अचीव होता है। एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है 300 प्लस के लिए। ये बेसिक टारगेट आप क्लासेस अटेंड कर लो, हर सब्जेक्ट की पास हो आप, यहाँ पे आपको कोई रोक नहीं सकता इतना अचीव। मिनिमम ये तो करना ही है ना, वरना तो आपका पेपर क्या सीए फाउंडेशन ही अटक जाएगा। तो ये तो आपको करना ही करना है, और ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल उनके लिए है जो थोड़ा सा भी ना बस डगमगा जाते हैं, क्लासेस छोड़ देते हैं, गेड़ियाँ मारने निकल जाते हैं, बंक पे चले जाते हैं, दोस्तों के जन्मदिन मनाने चले जाते हैं, अपना जन्मदिन मनाने चले जाते हैं, जानू का जन्मदिन मनाने चले जाते हैं। तो वो हरकतें करोगे ना तो बेटा ये भी मुश्किल है फिर। तो थोड़े समय के लिए खुद पे सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए तो हम बैठे हैं ऑनलाइन दोस्त, आप लोग क्योंकि घर से क्लास ले रहे हो ना, तो आपका थोड़ा सा रहेगा, एसी के साथ कमरे में बैठे हो, हाँ आराम से ऐसे लेट के आधा लेटे हो, लैपटॉप गोद में रखा है, हाँ फिर थोड़ी देर में भूख भी लग जाएगी, वॉशरूम भी साथ ही होगा, हाँ इवनिंग के जब लेक्चर्स होंगे तो शाम को 5 बजे चाय का टाइम हो जाता है, आप लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे बेड टी ना लेने बैठ जाना। हाँ तो आप लोग ना थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल आपको खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ वालों पे तो हम बैठे हैं, नज़र दे रखी है एकदम अच्छे से। हाँ तो आप थोड़ा सा अपने लिए चीज़ें आसान बनाकर चलें, खुद को ही टोकते रहो। लग रहा है कि थोड़ा सा भी हम जो है इधर से उधर भटक रहे हैं, तो खुद ही टोक दो खुद को। चलो पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम 1 की बात करेंगे। वॉल्यूम 1 में हमारे को क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ेंगे डिमांड। नहीं लिखना कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखना। हाँ और दूसरी बात ये, इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा मोटा रजिस्टर हमें नहीं चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा स्पाइरल बाइंडिंग वाला, कोई बहुत मोटा नहीं चाहिए रजिस्टर। बेसिक नॉर्मल रजिस्टर आप रखें। हर एक चीज़ मैंने बुक में प्रोवाइड की हुई है, एक पूरा जो मैंने पहले कहा, इट इज़ अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू ऑल योर वरीज, ऑल योर प्रॉब्लम्स, कंप्लीट पैकेज है। कुछ भी लिखवाना होगा, हाँ इकोनॉमिक्स वॉल्यूम 1 मेरी इंटायरली डायग्राम ग्राफ बेस्ड है, ग्राफ बेस्ड है। ग्राफ बनाने के लिए रजिस्टर चाहिए, तो प्लीज़ ज़्यादा मोटा रजिस्टर, इतनी इन्वेस्टमेंट आप रजिस्टर्स पे ना करें। एक बेसिक रजिस्टर हमें चाहिए, वो आप डेली कैरी करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। और अभी आपको कुछ नहीं लिखना, जो लिखना होगा आई लेट यू नो। चल ध्यान देंगे, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं डिमांड, हम पढ़ेंगे सप्लाई, फिर इन दोनों का इंटरैक्शन से क्या क्या चीज़ें आती हैं, दैट इज़ हमारा इक्विलिब्रियम, प्राइस, क्वांटिटी, कुछ ऐसी बातें हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर उसके बाद हम कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
ये सब चीज़ें आप इंडिफरेंस कर्व्स आप पढ़कर आए होंगे, ठीक है। तो अगर पढ़ के आए हैं तो भूल जाना है आपको, बस मैं तो आपको वैसे ही याद दिलवा रही हूँ कि ये सब पढ़ा हुआ है, आप भूल जाना, ठीक है। अगली बार मैं पूछूँ ना याद है तो कहना नहीं मैम भूल गए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वही आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और भी कुछ चीज़ें हैं ऐड ऑन, वो हम देखेंगे। फिर हमारे कोर्स में और क्या है, हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन चैप्टर, जिसमें आपने APTP कर्व्स पढ़े होंगे। हाँ, फिर आपने कॉस्ट पढ़ा होगा, जिसमें आपने टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े, भूल गए ना मैम, हम तो आपने ही तो कहा है ना। चल, कॉस्ट पढ़ा होगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे दोस्त, उसके बाद हम ना मार्केट्स चैप्टर पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। पढ़ के आए हो आप परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ये बढ़िया था, ठीक है। पर वहां पे जो पढ़ा था ना, आप रियलाइज करेंगे कुछ भी काम का नहीं था। अब आपको ये चीजें लग रही हैं कि हाँ पढ़ के तो आए हैं, क्या ही होगा अलग से, आप खुद देखेंगे क्या ही होगा अलग से। आप ये यकीन माने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने इनके नाम पढ़े हैं, अब इन डेप्थ एनालिसिस तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर इन डेप्थ एनालिसिस होगा चीज़ों का। वहाँ पे पढ़कर आए हो, पेपर दे दिए, बात ख़त्म, बस अब भूल जाओ। मैं स्क्रैच से शुरू करूँगी, हर एक चीज़ का लॉजिक है, आपको बहुत अच्छे से मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, हर एक चीज़ क्लास में ही अपने आप कवर हो जाएगी। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ना बेटा जी, इन चैप्टर्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, इसीलिए ये चैप्टर मैं लास्ट में करवाती हूँ। वॉल्यूम 1 का बिल्कुल जब पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा ना, तब ये मार्केट्स ये 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जब आपको बुक मिलेगी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर अच्छा, इफ़ आई हैव, लेट मी शो यू जी, देखें ये है इंडेक्स जो आपको भी मिलेगा आपकी बुक में, जब भी बुक आप तक पहुंचेगी देखेंगे आप। अगर इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल भी सीक्वेंस वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आगे पीछे किया हुआ है। मैंने जो चैप्टर जिस सीक्वेंस में होना चाहिए वैसे डाला है। तो एनी हाउ ICI का स्टडी मटेरियल आपको अलग से कुछ रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने जो भी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए बोली हैं वही सब हमने यहाँ पर ऐड की हुई हैं। तो देखें ये वाला जो चैप्टर है, ये मार्केट्स वाला चैप्टर और ये वाला मार्केट्स वाला, तो मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है इन चैप्टर्स को। और ये दोनों करने के लिए मेरे लाल इन पूरी चीज़ों की नॉलेज होगी तो वो समझ पाओगे, वरना वो चैप्टर बर्बाद है। और सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं 2 चैप्टर्स की है पूरी वॉल्यूम 1 में, इंस्टीट्यूट को पता है। यहाँ तक वही बच्चा पहुँचेगा जो ये सारे कदम पार करके आया है, ये सारे स्टेयर्स को क्रॉस करके हर्डल्स को आया है। ये नहीं समझ में आया कोई भी चैप्टर तो दोस्त यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, मैं डे 1 में हर बैच में ये बात बोलती हूँ, दिक्कत आएगी। किसी भी कारणवश बहुत ज़रूरी है, लेक्चर नहीं ले पाए हो, नहीं आ पाए हो, प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रिकॉर्डिंग देख कर आइएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद दोस्त ये वाले तीनों चैप्टर्स इंडिविजुअली चलते हैं, कोई किसी से किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है जी। देखो तो बेसिकली इंट्रोडक्शन मैंने एंड में डाला है, सब कुछ समझ जाओगे ना तो इंट्रोडक्शन तो ऐसा लगेगा क्या पढ़ रहे हैं मैम, मजाक कर रहे हो हमारे साथ। ICI इसको पहला चैप्टर मानता है, मैं नहीं मानती, मैंने इसको बाद में डाला है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। पूरा पढ़ लो फिर बताऊंगी कि अच्छा हाँ यही पढ़ के आए हो। और उसके बाद एक ये चैप्टर, ये सब सवाल ये सब आपको मिलेंगी आपकी बुक में। उसके बाद ये चीज़ें क्या हैं, इकोनॉमिस्ट लिस्ट, फॉर्मूला लिस्ट, ये आपको ICI भी नहीं देता है, ये हमने आपके लिए डाली है। इनमें आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे दोस्त इकोनॉमिस्ट होते हैं हमारे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिए होंगे, जैसे एल्फ्रेड मार्शल का नाम सुनकर आप आए होंगे, वो नाम बहुत ज़्यादा जो है चलता है। एडम स्मिथ का नाम आप सुन के आए होंगे। तो ये तो कुछ ही 1 2 3 4 नाम आपने पढ़े होंगे 11th 12th में, अब तो ना पूरा भंडार है इन अंकल आंटी के नामों का, ये आपको याद करना है इकोनॉमिस्ट के नाम। हाँ मुझे नहीं पता अंकल, मुझे नहीं पता आंटी, इनके नामों से मैं जज नहीं कर पाती। एनी हाउ जो भी हैं इकोनॉमिस्ट हैं, इनके नाम आपको याद करने हैं, इंस्टीट्यूट पूछता है।
तो होता क्या है ना, एग्ज़ाम से एक दिन पहले इतना ज़्यादा ऑलरेडी बर्डन होता है। मैंने कोई भी नाम आपको दे दिया, लेट अस सपोज इसके अंदर एक नाम आता है, पिगू है एक नाम, एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम पिगू है। अभी मैंने आपको कहा ये पिगू ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, तो पहले तो बच्चा ये सोचेगा ये पिगू किस चैप्टर में था नाम, पहले तो यही नहीं पता। तो वो समय आपका बर्बाद ना हो, जितने भी वॉल्यूम 1 में जितने भी नाम है ना, मैंने एक जगह डाल दिए हैं, एक जगह डाल दिए हैं। आपका एक एक मिनट जो है ना, एक एक सेकंड बच्चे बहुत कीमती है। आपका समय बर्बाद ना हो, मैंने पूरी पूरी बुक के जितने भी नाम हैं एक जगह डाल दिए हैं। तो जब भी कोई इकोनॉमिस्ट का नाम आता है और बाय चांस आपको याद नहीं है उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, या कॉन्सेप्ट का नाम आता है आपको याद नहीं है किन्होंने दिया, फटाफट से आप ये लिस्ट रेफर करोगे, आपको मिल जाएगा। एडिशनल नाम ही होंगे दोस्त, कम नहीं है। ऐसे ही फॉर्मूले की लिस्ट है, पूरे वॉल्यूम 1 में जितने भी फॉर्मूलेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भी लॉजिक से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगेन मैंने एक ही जगह पे उसको कंपाइल करके दे दिया है, सो दैट आपका समय बर्बाद ना हो। आपको कभी भी लगे भैया ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, कौन से चैप्टर में था, क्या लॉजिक है, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, तो पन्ने नहीं पलटने, इंडेक्स में जाना है, जिस भी पेज नंबर पे है वो पेज आप खोलें और आपके सामने आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। आपको जब बुक मिलेगी ऑब्वियसली ऐसी ही है वो बुक भी। ये देखिए, ये कुछ नाम है, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लायनल रॉबिन्स, पॉल ए सैमुअल्सन, जैकब, कार्ल मार्क्स, पिगू, जेम्स, थॉर्स्टीन, गिफिन, ओलफ, ये सब कुछ नाम हैं। ये 3 पेजेस में मैंने पूरी कवरेज आपको दे दी है। उसी प्रकार से ये फॉर्मूला लिस्ट है पूरे वॉल्यूम 1 में, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है वो सब यहाँ पे दे दी हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। आपको बुक में कोई कमी नहीं दिखेगी। ठीक है जी, ठीक है। चल, तो यहाँ पे हमने आपको बताया हमने पढ़ना क्या है। नेक्स्ट थिंग इज, मैम चैप्टर वाइज वेटेज बताओगे? नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगे मैम? क्योंकि ना हमारा थोड़ा सा ऐसा एटीट्यूड होता है, अच्छा ये 10 नंबर में इसको पहले कर लेते हैं, ये 1-2 नंबर का है, चलो छूट भी जाए तो क्या ही हो गया, 2-3 नंबर की तो बात है। ये हरकतें ना मैं अपने सब्जेक्ट में करने नहीं दूंगी आपको। अब वो बात अलग है, आप लोग ज़्यादा जो है कहते हैं ना तेजस्वी लोग, आप लोग खुद ही ढूंढ लो साइट पे जाके, वो आपके ऊपर है। देखो जी, मुझसे पूछोगे मैं नहीं बताऊंगी। कब बताऊंगी? जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा, और तब तक बच्चा खुद ही बोलता है मैम मत बताओ क्या करना है, सब कुछ तो याद हो गया, इतनी बड़ी टेस्ट दे दी है। तो मैं आपको मार्किंग स्कीम, वेटेज हर एक चैप्टर की अभी नहीं बताऊंगी, और जब बताऊंगी तब आप खुद सुनना नहीं चाहोगे। तो वेटेज कौन सी किसकी कितनी है इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सब कुछ कवर करना है, चाहे वो इजी है, वो मुश्किल है, वो कम मार्क्स का है, वो ज़्यादा मार्क्स का है, सब कुछ करना है। टिप्स पर होना चाहिए, और होगा, मार्क माय वर्ड्स, होगा। 11th-12th वाला एटीट्यूड नहीं रखेंगे कि मैम वहाँ पे तो हम 90+ वाले स्टूडेंट थे, अभी तो देखो नंबर ही नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, नहीं आएंगे। इंस्टीट्यूट का लेवल ये है ना, तो मेरे टेस्ट का लेवल ये है। मैं तैयारी यहाँ की कराऊंगी तो ये वाला लेवल लगेगा, अरे ये पेपर था, ये तो हंसी मजाक में निकल गया, ऐसा लग रहा था बस इंस्टीट्यूट के टेस्ट ही देने गए थे। तो अपने आप को प्लीज़ जज ना करें कि टेस्ट में मैम नंबर कम आ रहे हैं, मैं फेल हो गया। कोई बात नहीं, शुरू में 1-2 टेस्ट में होगा, तीसरे में आपको खुद समझ में आ जाएगी कि मैं कैसे सवाल पूछती हूँ। ऐसे ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, मुझे भी पता है इंस्टीट्यूट कभी नहीं पूछेगा, स्टिल आपको मिलेंगे टेस्ट में।
क्योंकि मुझे आपको, मैं यहाँ की तैयारी कराऊंगी ना, वो याद है क्या होता था, किसी क्वेश्चन के 10 पॉइंट होते थे ना, तो मैक्सिमम जो है 6 नंबर का सवाल आता था, तो हम 6 ही पॉइंट याद करते थे, 6 में से भी एग्जाम देते देते 4 ही याद रह जाते थे। ऐसा होता था ना, ऐसा होता था। तो मैं तैयारी, ये भाई पता है ये इंस्टीट्यूट का लेवल है, मैं भी यहीं पे रुक जाऊं तो बोलो ना, क्या हरकतें थोड़ी हैं ये, कोई तमीज की बात है। पेपर जरा सा भी लेवल अप हो गया, क्या करोगे? अटेम्प्ट लगाओगे अगला? नहीं करना ये काम। तैयारी हम ऐसी करके जाएंगे कि पेपर हमें लगे मजाक है। ये जो ऐसा लग रहा था मैम, जो टेस्ट देते हैं ना आपके यहाँ पे, टेस्ट सीरीज होंगी आपकी भी, हर संडे जो टेस्ट देते हैं ना, बिल्कुल लग रहा था वो वाला टेस्ट है ये, और होगा आपके साथ। तो प्लीज अपने आप को जज ना करें शुरू के 1-2 टेस्ट देख के कि नंबर कम आए हैं। हमारे को तो मैम स्कूल में हम ये पढ़ के आए थे, स्कूल में तो ऐसा होता था, 90 प्लस आते थे, 80 प्लस आते थे, अब हमें क्या हो गया? होना था जो हो गया। आपको ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, क्लास में समझ सब कुछ आना चाहिए। टेस्ट में टाइम लगेगा, मुझे आपका लेवल नहीं पता, आपको मेरा लेवल नहीं पता, और मैंने पहले ही बोल दिया जो लेवल आता है एग्जाम में उससे ज़्यादा ही यहाँ के टेस्ट होते हैं। मेरे नहीं बच्चे, सबके लिए यही चीज़ है। आप हर जगह सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे, आपको यहाँ पे तैयारी बहुत अच्छे खासे लेवल की मिलेगी। ठीक है जी, ठीक है। शुरू करूँ फिर मैं अपना पहला चैप्टर। हाँ, बुक्स नहीं है आपके पास, मुझे पता है, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जब तक आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो अभी मैं कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं करवा रही हूँ, बहुत बेसिक से ही हम चलेंगे। ठीक है जी, चल। तो आज की क्लास में हम पहला जो है चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर कौन सा है जी? डिमांड ही है हमारा पहला चैप्टर। चल सुनेंगे दोस्त। ऑनलाइन आप कुछ हमसे पूछना चाहते हो, आपकी कोई भी मन की बात, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, लिख के भेज सकते हो। आपको जब बुक मिले ना, कैन यू डू मी अ फेवर? बोलो ना यस मैम, बोला करो, चुप क्यों रहते हो? डरना नहीं है मुझसे, मैं डरावनी नहीं हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल डरावनी नहीं हूँ यार। हाँ, बोला करो। तो जब आपको बुक मिले ना, यू हैव टू डू मी अ फेवर। क्या? आप अपना नाम तो लिखते हो ना बुक में, है ना? लिखोगे ही ऑब्वियसली, घर वालों ने इतना प्यारा प्यारा नाम दिया है। आप अपनी बुक के आगे ना, अपने नाम के आगे ना सीए लिखोगे। आप अपनी नाम के आगे इकोनॉमिक्स में एटलीस्ट सीए लिखोगे। फॉर मी इट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए ज्योति आनंद, फॉर यू इट इज कमिटेड अचीवर। आप हो ना कमिटेड अचीवर्स। अचीवर्स, यू हैव टू अचीव समथिंग, एंड फॉर दैट यू पीपल आर कमिटेड इनफ। तभी तो आप इस कमरे में बैठे हो। तो क्या है मतलब? इसकी सिर्फ फुल फॉर्म ही तो बदल जाएगी। मैं भी तो कभी एक कमिटेड अचीवर थी ना, तभी तो वो सीए में, चार्टर्ड अकाउंटेंट में बदल गया। तो आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, घर वालों ने बहुत प्यार से आपका नाम रखा है। आपके नाम के आगे इकोनॉमिक्स के बुक में ये सीए अक्षर मुझे देखना है। मतलब मैं ऐसी ही हूँ। मैं पूछ लूँगी कल जब भी बुक आएगी, दिखाना ज़रा अपनी बुक, अपना नाम दिखाना। और बेटा अगर सीए नहीं दिखाना, छोड़ूंगी नहीं, ये याद रखना। नहीं, ऑन अ वेरी सीरियस नोट बच्चे, हम कभी कभी ना खुद को बहुत ज़्यादा ना खुद ही डीमोटिवेट कर लेते हैं। तो जब भी आप बुक खोलेंगे ना, आप अपने नाम के आगे जब सीए देखेंगे ना बच्चे, वो फीलिंग ही अलग है। और वो समय नहीं लगेगा, वो हमें लगता है 4-5 साल का ये समय है। हम उम्मीद करते हैं, दुआ है हमारी कि ये समय आपका बहुत अच्छे से बीते और ये कमिटेड अचीवर बहुत जल्दी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट में बदल जाए। तो मेरी बुक में 2 बुक्स मिलेंगी, इको के रजिस्टर में अपने नाम के आगे सीए ज़रूर लिखिएगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको डिनोट करवाती हूँ, आपके लिए वो क्या है? आप कमिटेड अचीवर्स हैं। ठीक है जी, ठीक है, चलें। अरे दोस्त, ऑनलाइन पूछ रहे हैं मैम कब तक सिलेबस हो जाएगा? अभी तो आज यार शुरू ही किया है, कैसी बातें करते हो? हाँ चल। और हाँ, डाउट्स आप पूछ सकते हैं। ये मत सोचिएगा बेइज्जती होगी, दोस्त हंसेंगे, मैम क्या सोचेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आपको बिल्कुल भी क्लासेस में ह्यूमिलिएशन फील नहीं होगा। हाँ, हमने क्या पूछ लिया, मैम क्या सोचेंगी, दोस्त क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे, हंसने दो। अगर आप किसी को हंसने का मौका दे रहे हो तो खुशकिस्मत हो आप, किसी को आपने हंसने का मौका दिया है। लोग ना बड़े उदास हैं आजकल अपनी लाइफ से।
और अगर आपकी वजह से कोई हंस रहा है ना, तो अपने आप को आप वाकई बहुत लकी फील करें, आपने उन्हें हंसने का मौका दे दिया। तो मेरी क्लास में आपको ह्यूमिलिएशन नहीं होगा, आप मुझसे कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो ऑफ ट्रैक है, रिलेटेड टू टॉपिक है, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, माइक पर पूछ सकते हैं। चलें, तो पहला चैप्टर है बेटा हमारा डिमांड। पूरा नाम अगर हम कहें तो इट इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटीज़, उसके डिफरेंट डिग्रीज, इसकी बात हम करेंगे। अब सवाल मेरा, जवाब आपका। क्या सवाल? डिमांड क्या होता है? और फिर से वही बात, 11वीं 12वीं की चिपकी हुई डेफिनेशन मुझे नहीं चाहिए, रटी हुई डेफिनेशन यहाँ मत चिपकाना। आपको क्या लगता है? और कोशिश, जो हमारे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से जिन्होंने इको नहीं पढ़ा, प्लीज़ आप भी कोशिश करें, और क्लास के बाद मुझे आपका रिव्यू चाहिए कि आपने आज पहली बार पढ़ा तो आपको समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि अगर आपको समझ में आया तो बाकियों को तो आएगा ही आएगा, है ना जी। तो चलो, मैं तो आपके लेवल पर अपने आप को रख के पढ़ा रही हूँ। मैम आपका वे ऑफ टॉकिंग कितना मधुरदायक है, और इतना भारी अक्षर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, मतलब अच्छा ही है ना ये अक्षर मधुरदायक, कहीं मैं शुक्रिया बोल रही हूँ। चलो सुनो, आइएगा, बोले ना फिर डिमांड क्या होता है, आपको क्या लगता है डिमांड क्या होता है? हाँ जी, माइक दे दीजिए भैया, जिसका भी आपको मन करे आप माइक दे दें। और 2-3 बच्चे अगर माइक मांगे तो उनको बोलो आपस में झगड़ा करें, जो जीत जाए आप उन्हें माइक दे देना, ठीक है? हाँ जी। Demand refers to the when there is a need of particular commodity in the economy. There is or establishment of demand in the economy. सो बेसिकली जो मुझे इनकी लाइन में अक्षर अच्छा लगा, पसंद आया, दैट वाज नीड। अगर किसी चीज़ की नीड है ना, बेसिकली उसी पे फोकस था। किसी और का जवाब कुछ? जी दीजिएगा इधर माइक। Ma'am, the amount of goods and services that the consumers are willing to buy. ठीक है, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय, मतलब इच्छा रखते हैं, तो वो डिमांड है। मतलब उन्होंने कहा नीड, मैं लिखती हूँ ये अक्षर, एक दोस्त ने कहा नीड, एक दोस्त ने कहा हम विलिंग हैं, ठीक है। और बताएं, इधर से दीजिएगा जी। Demand is the want of the product that the consumer needs अच्छा, at तो the time. बेसिकली आपने कहा वांट, ठीक है। कुछ और अलग कोई डेफिनेशन दीजिए, दीजिए, दे दो भैया, जो जो माइक मांग रहे हैं सबको दो, कोई नाराज नहीं होना चाहिए जी। जब एक पर्सन को नीड हो, विलिंग हो, वांट, और वो एबल हो उस चीज़ को खरीदने के या फिर उस चीज़ को लेने के, उसे डिमांड कहेंगे। ठीक है, ठीक है, पहले पढ़ा हुआ है, सेल्फ स्टडी करके आए हो, अच्छा चलो ठीक है। और दीजिए, और दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बोला? एबल है, विलिंग है, और क्या था एक अक्षर और? एबल, विलिंग और खरीद सकता है, ठीक है। तो एबल, विलिंग, खरीद सकता है, ठीक है। और बताओ, तो विलिंगनेस होगी, यहाँ पे हम एबिलिटी भी लिखते हैं। और कहाँ गया माइक, कहाँ गया? आपके पास है, इधर किसी को बोलना था, इधर किसी ने, जी उन्हें दीजिए। हाँ जी, कहाँ गया माइक? मैम, डिमांड फुलफिल करने के लिए 3 कंडीशंस पूरी करनी होती है। पहला डिज़ायर, ठीक है, दूसरा परचेजिंग पावर ठीक एंड है। विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ना इन अक्षरों को रखते हैं साइड में, बहुत भारी अक्षर थे, थोड़ा सा बेसिक पर आते हैं। ठीक है, सबने अपनी अपनी जो जो बोली ठीक था, किसी में कुछ कम था, किसी में कुछ ज़्यादा था, बट ऑलमोस्ट यू पीपल वर करेक्ट। सुनो, मुझे जवाब देना, सोचना, सोचना। क्या सोचना मैम? आपको ये सोचना है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है। बोलो ना, एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्ट्रेस। मेरी जितनी भी बहनें बैठी हैं, उनके जो आगे भाई बैठे हैं, वो मुझे ये बताएं आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है। बोलो, फेवरेट एक्ट्रेस कौन है ही नहीं? अरे मैम हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कहाँ कोई एक्ट्रेस ही नहीं है। बोलो, बताओ ना।
इतनी सारी हैं क्या, एक नाम नहीं बता पा रहे हो? चलो एक्टर बता दो, मेरी बहनों एक्टर बता दो। आप तो बोलो, कैसे से बच्चे हो यार। चलो लेट अस टेक कार्तिक आर्यन। हाँ चलो, सिंगल है ना अभी, तो इन्हीं को पकड़ते हैं। आपने कहा कार्तिक आर्यन से दोस्ती करनी है। हाँ प्लीज़, हंसी मजाक में कॉन्सेप्ट होगा हमारा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको बर्डन डालूंगी, नहीं, बहुत बहुत बेसिक लेवल से हम बातें करेंगे। सुनिएगा, आपने कहा कार्तिक आर्यन से दोस्ती करनी है, धीरे धीरे दोस्ती करेंगे, ठीक है, नंबर शेयर करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, ठीक है। कार्तिक आर्यन से दोस्ती करना, कार्तिक आर्यन से दोस्ती करना आपकी इच्छा है, तमन्ना है, चाहत है, आरजू है, या आपकी फरमाइश है? मतलब कार्तिक आर्यन, सारा अली खान और कियारा आडवाणी, वो तो किसी की होली ना, तो उनके छोड़ो। तो आप मुझे ये बताओ, इनसे दोस्ती करना, प्लीज प्लीज प्लीज, देखो मजाक उतना ही रहेगा क्लास में जितना मैं करवाऊंगी। अननेसेसरी आप उसको ड्रैग नहीं करोगे कि अब आप उस बात को खींचते जा रहे हो, वो मैं अलाउ नहीं करूंगी। मैं खुद ही, मुझे पता है कहाँ पे कॉन्सेप्ट हैवी होने वाला है, आप लोग सुबह से बैठे हो, मुझे पता है चीज़ों को कहाँ पे कितना लेकर जाना है। जितना मैंने बोल दिया हंसी मजाक में, दैट इज़ इनफ। उसको आप आगे खींचोगे नहीं, ड्रैग नहीं करोगे, अननेसेसरी कमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो हमने कहा हमें कार्तिक आर्यन से दोस्ती करनी है। कार्तिक आर्यन से दोस्ती करना मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है ना, मैं चाहती हूँ, ऐसा मेरी चाहत है कि मैं किसी से दोस्ती करूँ, है ना। मैंने बोला मैं BMW खरीदना चाहती हूँ, मैं खरीदना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है ना, ये मेरी इच्छा है। अच्छा, मैंने कहा मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का डीओ परचेज करना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, किया तो नहीं है। करने के लिए और भी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी, मुझे अपनी पॉकेट देखनी पड़ेगी, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ या नहीं। चाहत तो मेरी बहुत हो सकती हैं, इच्छाएं, तमन्ना, आरजू, ख्वाहिशें बहुत हो सकती हैं, पर ये सारी इच्छाएं पूरी तो नहीं हो सकती। जो पूरी हो जाए ना वो डिमांड है, जो पूरी कर पाओ ना वो डिमांड है। हो जाए या कर पाओ, होने वाली है। कार्तिक आर्यन से इच्छा है दोस्ती हो जाए, BMW खरीदने की इच्छा है, कोई पर्टिकुलर बहुत अच्छे ब्रांड का परफ्यूम खरीदने की इच्छा है, वो मेरी इच्छा है, सिर्फ वो मेरी विश है, वो मेरी डिजायर है। दिस इज नॉट एज गुड एज डिमांड। इतनी बात समझ में आ रही है? मुझे पता है ये जितनी फैंसी डेफिनेशंस आपने दी हैं वो करेक्ट है, मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, पर मुझे बेसिक लेवल से पढ़ाना है। मैं तो ये मान रही हूँ आपको नहीं आता कुछ भी। तो मैं इच्छा, विश, डिजायर, तमन्नाएं, ख्वाहिशें, चाहतें, आरजू बहुत हो सकती हैं, बहुत हो सकती हैं। मेरा मन है, क्या मेरा मन है कि मैं इस बार ईयर एंड पे एक अब्रॉड का ट्रिप लेकर आऊं, मैं न्यू ईयर कहीं अच्छी जगह पे इंडिया से बाहर जाके मना के आऊं, ये मेरी इच्छा है। वो मैं इच्छा पूरी कर सकती हूं या नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा। पूरी कर सकती हूं और कर रही हूं, दोनों अक्षरों में फर्क है। कर सकती हूं, कर रही हूं, तभी वो डिमांड है, वो तभी डिमांड बनेगी। एक पुअर पर्सन है, एक पुअर पर्सन है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मुझको ना, एक बेगर है, वो क्या कह रहा है, एक बिलो पावर्टी लाइन वाला इंसान है, पर्सन है, वो क्या कह रहे हैं? मुझे ना BMW खरीदनी है, मुझे ना अपना खुद का घर परचेज करना है, मुझे ना iPhone परचेज करना है, मुझे ना गोवा जाना है। बोलो ना, क्या ये चीजें वो कर सकता है? नहीं कर सकता।
क्योंकि मैम आप ही तो कह रहे हो पुअर पर्सन है, यानी कि ये क्या है उसकी सिर्फ इच्छा, तमन्ना, चाहतें, ख्वाहिशें, सपने। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये उसकी विश है, ये उसकी डिजायर है, ये उसकी विश है, ये उसकी डिजायर है। ये अभी डिमांड नहीं बनी है उसकी। डिमांड बनने के लिए और भी कदम है, और भी सफ़र है जो पार करना है, जो जो हमें रोड है वो हमें पार करनी है, वो चलनी है। यानी कि मेरे लाल, मेरे दोस्त, डिमांड तक पहुंचने के लिए 4 चीज़ों का बेहद ध्यान। सबसे पहले किसी भी चीज़ को डिमांड का रूप देने के लिए हमारे पास उसकी विश होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। ये पेन, ये डिजिटल पेन जो स्क्रीन पर चल रहा है, आप जिसको देख पा रहे हो, जिससे मैं लिख पा रही हूँ, आप मुझको एक बात बताना, आपसे मैंने पूछा अपना नाम बताओ, हरि, अरिहंत। अरिहंत, आप ये पेन खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। आप बताओ अपना नाम। आनंद। आनंद, आप ये पेन खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। कोई इस क्लास में ऐसा ये पेन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। मुझसे कोई पूछे खरीदोगे? मैं तो खरीदूंगी। इसका मतलब क्या? इस चीज को खरीदने के लिए सबसे पहले इच्छा तो हो, और इच्छा तो तभी होगी ना जब वो काम की चीज होगी आपके लिए। आपने कहा मैम ये तो मेरे काम का ही नहीं है, मैं क्यों खरीदूं इसको। इस पेन के लिए आपकी डिमांड कभी हो ही नहीं सकती। इस पेन के लिए आपकी डिमांड जिंदगी में कभी नहीं बन सकती। ऑब्वियसली आप मेरी कुर्सी संभाल लोगे फिर बन जाएगी, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, है ना। हाँ, मैं बड़ी पक्की हूँ। हाँ, चल अच्छा। और कोई और चीज़ ऐसी, लेट अस सपोज, और बताओ और क्या, कोई चीज़ ऐसी जो आपके पास है और मैं खरीदना ना चाहूँ। बोलो ऐसा क्या हो सकता है, बोलो ना। आपके हाथ में ये रजिस्टर्स हैं, आपके हाथ में चलो रजिस्टर्स ही पकड़ते हैं हम। आपके पास जो रजिस्टर है, क्या वो मेरे किसी काम का है? भाई ठीक है, मेरे को अपने नोट्स बनाने, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, पर आपका रजिस्टर मैं खरीद के क्या करूँगी? वो आपके काम की चीज़ है। तो उस चीज़ को खरीदने के लिए सबसे पहले डिज़ायर, विश का होना ज़रूरी है, जो कि इस पेन के लिए आपके पास विश, डिज़ायर नहीं थी। यानी कि डिमांड की बाकी 3 चीज़ें चेक करने का मतलब ही नहीं है। जब इच्छा ही नहीं है खरीदने की, तो डिमांड का रूप तो कभी नहीं लेने वाली है, कभी नहीं लेगी। मतलब कोई भी चीज़ अगर डिमांड बनेगी ना, किसी भी चीज़ को बोलते हो आप क्या कि इसको मैं डिमांड करता हूं, इसका मतलब उसको 4 स्टेप्स, 4 हर्डल्स, 4 ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करके आने पड़ेंगे। पहला यही होता है विश या डिजायर। जब तक इच्छा नहीं है तो खरीदोगे क्यों बाद में? तो इच्छा होनी जरूरी है। आईफोन मुझे नहीं पसंद, मेरे को इच्छा ही नहीं है आईफोन खरीदने की, मेरे को कोई डिज़ायर ही नहीं है, मेरी वजह से जितना मर्जी महंगा हो नहीं खरीदूंगी, जितने मर्जी उसके रेट्स हो, जैसा मर्जी फीचर हो, मुझे आईफोन नहीं पसंद, तो मेरे लिए आईफोन की डिमांड कभी क्रिएट होगी ही नहीं, क्योंकि मैं तो पहला सफ़र ही तय नहीं कर पा रही। कोई विश नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है उसको खरीदने की। आपने कहा मैम आज घर जाके आपने बोला है कि ज़्यादा मोटा रजिस्टर नहीं चाहिए, एक बेसिक सा रजिस्टर चाहिए, तो अब वो खरीदने की इच्छा आप रखोगे क्योंकि बोला गया है, आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो वो धीरे धीरे डिमांड का रूप ले लेगी। आगे सुनेंगे। दूसरी चीज़ क्या दोस्त, देखो ना, मैंने कहा ये पेन मुझे खरीदना है, ये पेन मुझे खरीदना है, मेरी इच्छा है, मेरी डिज़ायर तो है, पर इसको खरीदने के लिए मेरी इच्छा तो है, मेरी विश है, मेरी डिज़ायर तो है, इसको खरीदने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। ये मार्केट में पड़ा है, ये पड़ा रहेगा, मेरा मन भी है खरीदने का, मैं खरीदूंगी नहीं, क्योंकि इसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए। और इकोनॉमिक्स में पैसा हो, ह्यूमन हो, हर कोई रिसोर्स के नाम से जाना जाता है।
यानी कि मॉनेटरी रिसोर्सेज, मनी, परचेजिंग पावर, पैसा होना चाहिए, जिसको मैं क्या कहूंगी, एबिलिटी। एम आई एबल इनफ टू परचेज दिस पेन? तो मेरी एबिलिटी कैसे पता चलेगी, पैसा है या नहीं है, तभी तो मैं एबल हूं। पैसा है तो आई एम एबल टू परचेज दिस पेन, पैसा नहीं है, आई एम नॉट एबल टू परचेज दिस पेन। यानी कि एबिलिटी में हम रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, अभी हमारे केस में हम मनी रिसोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, मैंने कहा ये पेन खरीदना है, मार्केट में पता किया 50 रुपए का है। मैंने कहा हाँ है 50 रुपए। क्या 50 रुपए जेब में पड़े पड़े मुझे ये पेन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मन तो कर रहा है खरीद लूं, पर मैं तो ठहरी कंजूस, मक्खी चूस। मैंने कहा कोई गिफ्ट कर देगा तो ले लूंगी, खुद से नहीं खरीदूंगी। पैसा है, मैं ये नहीं कह रही पैसे नहीं है मेरे पास है। मैं ये भी नहीं कह रही कि इच्छा नहीं है, इच्छा भी है, मैं खरीदना चाहती हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, मैं फिर भी नहीं खरीद रही। यानी कि जेब ढीली करने का मेरा मन नहीं है, मैं पैसा नहीं खर्चूंगी, कंजूस हूं मैं, माइजर पर्सन, नहीं खरीदूंगी, कंजूस हूं, पैसा लगता है, पैसा नहीं खर्च करने को तैयार। यानी कि क्या मैं विलिंग हूं पैसा देने के लिए? मैं तो विलिंग ही नहीं हूं, मैं तो खरीद ही नहीं सकती। सिर्फ मन में इच्छा हो कि हम कार्तिक आर्यन से दोस्ती कर लें, तो इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती। हमें भी तो मतलब कार्तिक आर्यन हमें भी तो पसंद करे ना, इट शुड बी बोथ वेज, है ना। BMW एक पुअर पर्सन खरीदना चाहता है तो इच्छा तो है, वो हर कोई चाहता है मैं अपने घर में रहूं, हर कोई चाहता है मेरे पास फोन हो। क्या वो एबल है? क्या उसके पास उतना पैसा है? नहीं है। विलिंग है? कह रहे हाँ बिल्कुल विलिंग हूं, पैसा होता तो हाँ खर्चने के लिए तैयार हूं। समझ रहे हो आप बात को? मतलब आप एबल हो पर विलिंग नहीं हो, यानी कि पैसा है पर पैसे को खर्चने के लिए तैयार नहीं हो, तो भी डिमांड नहीं बनेगी। और आपने कहा पैसा होता तो मैं खर्चने के लिए तैयार होता, पर पैसा ही तो नहीं है, यानी कि विलिंग तो हूं पर एबिलिटी नहीं है, तो भी डिमांड नहीं बनेगी। समझ में आई बात? यानी कि तीसरी चीज होती है विलिंगनेस टू परचेज। तीनों चीजें समझ में आई? पहली चीज क्या, ये तो आपको मैंने डेफिनेशन लर्न करवा रही हूँ, आपको मैं दिखाऊंगी बुक में, आपके पास बुक नहीं है ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी। सुने ध्यान से, किसी भी चीज को डिमांड का रूप लेने के लिए 3 चीजों के बारे में जानना जरूरी होता है। अभी 3 बताइए, इसलिए 3 जो है नंबर बोल रही हूँ, वैसे 4 हैं। पहली क्या, इच्छा होनी चाहिए, दैट इज डिजायर। उसके बाद सिर्फ इच्छा होने से काम नहीं चलेगा, अपने पास पैसा होना चाहिए, दैट इज एबिलिटी, आई शुड बी एबल इनफ टू परचेज अ पर्टिकुलर कमोडिटी। पैसा होने से काम नहीं चलेगा, जेब ढीली भी करने का मन होना चाहिए, कंजूसी से काम नहीं चलेगा, आई शुड बी विलिंग। और मैं विलिंग देखो तभी होंगी अगर वो काम की चीज होगी मेरी। ये इस चीज को परचेज करने के लिए आप विलिंग नहीं हो, क्योंकि आपके काम की ही नहीं है। तो विलिंगनेस, अगेन इच्छा डिजायर भी होनी चाहिए, पैसे को खर्च करने की भी विलिंगनेस होनी चाहिए। ये 3 समझ में आई बातें? लास्ट आता है ना दोस्त, लास्ट आता है पीरियड ऑफ टाइम। आप ना मुझको एक बात बताओगे, हर घर में रोज सुबह मिल्क आता है, मम्मा पापा लेने जाते होंगे या आपको घर पे देने के लिए आते होंगे। हर सुबह आपके घर में मिल्क आता है, लेट अस सपोज 2 लीटर आता है। क्या ये 2 लीटर कल फिर से आएगा? क्या ये 2 लीटर परसों फिर आएगा? अगले दिन फिर आएगा, अगले दिन फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। घर में हम सब्जी लेकर आते हैं, कोई मंडे मार्केट से, कोई ट्यूसडे मार्केट से, कोई डेली लेकर आता है। यानी कि अगर मैं डेली लेकर आती हूँ तो मतलब मैं एक दिन जितनी सब्जी लेकर आ रही हूँ, मैं वीकली लेकर आती हूँ तो मैं एक हफ्ते जितनी सब्जी लेकर आ रही हूँ। जैसे ही वो दिन या वो हफ्ता खत्म, क्या सब्जियां दोबारा आएंगी? बिल्कुल आएंगी। राशन डलता है घर में, राशन एक महीने का यूजुअली डलता है। क्या जैसे ही महीना खत्म, अगले महीने की 1-2 तारीख को फिर से राशन डलेगा? बिल्कुल डलेगा। यानी कि ये जो डिमांड है ना, इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ही वो समय खत्म, डिमांड दोबारा से अराइज हो जाएगी।
जैसे ही वो दिन खत्म, मिल्क अगले दिन 2 लीटर की फिर से डिमांड, इच्छा जाग जाएगी खरीदने की। जैसे ही BMW खरीदी, 4, 5, 6 साल, 10 साल, जितने भी समय की उसकी जो है वो लाइफ है, उतने समय इस्तेमाल होने के बाद क्या फिर से गाड़ी खरीदने का मन करेगा, इच्छा करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या फिर से हम देखेंगे कि मेरे पास पैसा है या नहीं? क्या फिर से हम देखेंगे मैं विलिंग हूं या नहीं? क्या फिर से हम देखेंगे वो इच्छा कितने समय के लिए पूरी हो रही है? मतलब अगर ये 4 चीजें आपको दिख गई, तभी वो चीज डिमांड है, तभी वो चीज डिमांड है। फिर से सुनेंगे, अगर मैं ये पेन खरीदने के लिए मार्केट में जा रही हूं तो मतलब मेरी इच्छा है, डिजायर है, मैं डिजायरेबल हूं इस पेन के लिए, मेरी ये जरूरत है, नीड है, विश होनी चाहिए, डिजायर होना चाहिए। सिर्फ डिजायर से काम नहीं चलेगा, पैसा होना चाहिए, आई शुड बी एबल, एबिलिटी टू पे, परचेज होनी चाहिए। सिर्फ पैसा होने से भी काम नहीं चलेगा, गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है पर गोलगप्पे मैं खुद नहीं खाऊंगी, दोस्त तू खिला दे, तो भैया वो आपकी डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पे क्या हुआ, पैसा भी है, पैसे को खर्च करने की नीयत भी होनी जो है वो चाहिए। और लास्ट क्या, जो भी आपकी इच्छा है ना, वो समय तक ही है, जितना समय तब तक तो बात सही, समय जैसे ही खत्म फिर से उस चीज की इच्छा जो है वो उत्पन्न होगी। इसलिए ना दोस्त, हमारा जो डिमांड चैप्टर है ना, जो डिमांड बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है स्टॉक, एक होता है फ्लो। फ्लो और स्टॉक में क्या फर्क है? स्टॉक आपको पता है, स्टॉक मीन्स समथिंग विच इज स्टैटिक। मेरे पास इस समय 100 यूनिट स्टॉक में पड़े हैं, क्या मैं सामने वाले से ये पूछूंगी पिछले कितने समय से 100 यूनिट्स हैं? नहीं, आज इस समय एट दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 100 यूनिट्स हैं। दिस इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट विच इज स्टेशनरी, स्टैटिक। फ्लो क्या होता है? मैंने आपको बोला मैं 10,000 रुपए कमाती हूं, क्या आपका इच्छा नहीं करेगी जानने की ये 10,000 रुपए 1 घंटे के हैं, 1 दिन के हैं, 1 हफ्ते के हैं, 1 महीने के हैं या 1 साल के हैं? जैसे ही मैंने कहा ये 10,000 रुपए ना मेरे दोस्त मैं 1 साल में कमाती हूं, इसका मतलब क्या, जैसे ही ये साल खत्म 10,000 रुपए फिर मिलेंगे, फिर 1 साल खत्म 10,000 फिर मिलेगा, मतलब फ्लो कॉन्सेप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और स्टॉक ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो कॉन्सेप्ट एक लंबे समय तक, वो समय कितना भी हो सकता है, वो 1 दिन का है, मिल्क के केस में, हमारी सब्जियों के केस में मैंने 1 हफ्ते का ले लिया, इनकम के केस में मैंने पर एनम ले लिया। दिस इज कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट। यानी कि किसी भी चीज को बताने के लिए अगर टाइम का इस्तेमाल हो, पर ईयर, पर मंथ, पर वीक, पर सेकेंड, पर आवर, पर मंथ, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। पर अगर ऐसी बात नहीं है, अपने आप में ये बात पूरी है कि मेरे वेयर हाउस में इस समय 100 यूनिट्स पड़े हैं, ये बात अपने आप में पूरी है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो अब आप मुझे बताओ ये डिमांड कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा, स्टॉक या फ्लो? फ्लो कॉन्सेप्ट। क्यों? मैंने आपसे पूछा, आप ना घर में राशन डलवाते हो, बताओ राशन कैसे डलवाते हो? आपने, कोई कहेगा हम तो मैम हर हफ्ते डलवाते हैं, कोई कहेगा हम 1 महीने के लिए डलवा लेते हैं। सब्जियां पूछी मैंने, कोई कहेगा मैम हम तो अपने घर में डेली बेस पे सब्जियां लाते हैं, कोई कहेगा हम तो 1 हफ्ते के हिसाब से लाते हैं। तो मतलब क्या, पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि मेरी उस पर्टिकुलर चीज के लिए डिमांड हर रोज भी हो सकती है, मिल्क के लिए, हर हफ्ते के लिए भी हो सकती है, हर महीने के हिसाब से भी हो सकती है, सालों के हिसाब से भी हो सकती है। तो कोई भी चीज अगर डिमांड का नाम आप उसको देना चाहते हो तो सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलेगा, विश हो, डिजायर हो, दूसरा क्या हो, एबिलिटी हो, तीसरा विलिंगनेस हो, और फिर पीरियड ऑफ टाइम हो। और डिमांड मेरा कैसा कॉन्सेप्ट है, बोलो ना, फ्लो कॉन्सेप्ट है। एक बार मेरे साथ आप मुझे बताएंगे डिमांड के लिए कितनी चीजें देखनी है? 4। कौन कौन सी? सब एक साथ बोलना, कौन कौन सी? पहला विश, दूसरा
एबिलिटी, तीसरा विलिंगनेस, फोर्थ पीरियड ऑफ टाइम। और डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? जरा इतना पहले मैं आपको बुक से दिखाती हूँ, देखिएगा। व्हाट इज डिमांड? जरा यहां पर देखेंगे। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस दैट द बायर्स आर विलिंग able to purchase at various prices during a period of time। और मैम वो इच्छा कहाँ गई, वो वाला, वो डिज़ायर, वो विश कहाँ गई? अरे दोस्त, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये मेरी इच्छा ही तो है कि मैं कौन सी, कितने गुड्स, कौन से गुड्स, कौन सी सर्विसेज खरीदना पसंद करती हूँ। आ रही है आपको बात मेरी समझ में? आगे देखो। अच्छा, अब एक बात बताओ, कोई चीज़ मुझे डिमांड करनी है या नहीं, कोई चीज़ मुझे खरीदनी है या नहीं, ये किस बात पर निर्भर करेगा? उसके प्राइस पर। उसके प्राइस पर। अफोर्ड कर पा रही हूँ तो डिमांड क्रिएट हो जाएगी, अफोर्ड नहीं कर पा रही तो वही बात है, डिमांड नहीं होगी। एबिलिटी कहीं ना कहीं, यानी कि जो भी प्रोडक्ट, गुड, सर्विसेज, कमोडिटीज मुझे चाहिए, मुझे पता होना चाहिए वो मार्केट में किस प्राइस पर अवेलेबल है। यही बात यहां पर लिखी है, प्राइजेस। समझ में आया? तो देखो आगे लिखा है, कह रहे डिमांड किसी भी चीज की किस पर निर्भर करती है? डिजायर पर, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और किस पर करती है? एबिलिटी टू पे, दैट इज परचेजिंग पावर, आपकी पास पैसा है या नहीं। तीसरा मीन्स टू पे, विलिंगनेस टू पे, रिसोर्सेज, एबिलिटी, उसकी बात। और यहाँ पे विलिंगनेस अलग से भी उन्होंने यहाँ पर जो है दिखाया है। और ये सारा काम कब होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और हमारा डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। आइएगा फर्स्ट पॉइंट पे, कह रहे क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। मैंने बोला आप इस पेन के 100 यूनिट्स परचेज करना चाहोगे, लेट अस सपोज आपकी इच्छा है, पर मैं मान के चल रही हूँ आप डिमांड करना चाहते हो। मैंने कहा क्या आप इसके 100 यूनिट्स परचेज करना चाहोगे? क्या आप हाँ बोल दोगे? आप मुझसे पूछोगे कितने में? अगर आप अफोर्ड कर पाओगे तो बात आपको समझ में आती है। मैंने कहा अगर आप 100 यूनिट्स लोगे ना तो पर यूनिट 10 रुपए का। अगर आप 100 से ज्यादा 150 तक यूनिट ले लोगे ना तो फिर मैं आपको 9 रुपए पर यूनिट के हिसाब से दे दूंगी। आप उससे ज्यादा लोगे ना तो मैं 8 रुपए दे दूंगी। यानी कि हर क्वांटिटी का अपना प्राइस होगा, कोई हर क्वांटिटी का कोई ना कोई अपना प्राइस होगा। ये तो मैंने बल्क की बात कर ली। आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा होगा, 0 यूनिट 1 2 3 4, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइजेस पढ़ते थे। यानी कि हर एक क्वांटिटी अपना अलग से प्राइस कैरी करके चलेगी। क्या इतनी बात समझ में आई? और यहाँ पे आगे भी यही लिखा है, कह रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, वी आर कंसर्न नॉट विद अ सिंगल आइसोलेटेड परचेज। हम एक बारी की डिमांड की बात नहीं कर रहे, एक बारी खरीदा जिंदगी भर की बात खत्म। क्या दोबारा ये पेन आज खराब हो जाए, क्या मैं दोबारा नहीं खरीदूंगी? एम आई कंसर्न विद इट्स सिंगल परचेज? नहीं, एक बारी की परचेज की बात थोड़ी ना कर रही हूँ। जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब डिमांड मैं करूंगी, और डिमांड होगी या नहीं वो ये 4 बातें बताएंगी। ठीक है जी, बट विद अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ परचेजेस। राशन घर में एक बार डलवा दिया, क्या जिंदगी भर चलेगा? नहीं चलेगा। कॉन्टिन्यूअसली हमें कुछ समय के बाद फिर परचेज करना ही पड़ेगा। फिर वो समय खत्म, फिर परचेज करो, फिर समय खत्म, फिर परचेज करो, फिर समय खत्म, फिर परचेज करो। हम जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है, क्या 1 महीने की सैलरी मिली जिंदगी भर उससे गुजारा कर लोगे? नहीं। प्राइवेट जॉब है, दूसरे से तीसरा दिन हो जाए ना तो ही हम परेशान हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब में तो चलो ठीक है, अपने आप उस डेट पर आ जाती है। अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे दूसरे से तीसरा, चौथा, 5वां दिन हो जाए ना तो फिर हमें परेशानी होती है। यानी कि सैलरी भी, वेजेस भी एक बारी मिल जाए, जिंदगी भर का काम थोड़ी ना हो गया। जैसी वो 1 महीने का ड्यूरेशन खत्म, अगले महीने हमसे काम करवाना है तो हमें वेजेस आप पे करो। यानी कि वी आर कंसर्न विद continuous flow of purchases, that is why demand is a flow
कॉन्सेप्ट, हम क्या कहते हैं 1000 डजन्स ऑफ ऑरेंज पर डे, 7000 डजन्स ऑफ ऑरेंजेस पर वीक। मतलब ये मान लो कि मैं फ्रूट सेलिंग का मेरा काम है, उस हिसाब से हमने इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ डजन्स की हम बात जो है वो कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। क्या बताओ, इतनी बात समझ में आई है? फिर से एक बार रिवाइज करवाऊं? अच्छा, डिमांड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। नाम आपको याद करना है। तो अभी तक मैंने आपसे क्या किया? मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की। बातें क्या शेयर की? मैंने कहा अगर आप डिमांड देखना चाहते हो ना तो कुछ बातों का बेहद ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप चेक करो क्या उस प्रोडक्ट के लिए मेरी डिज़ायर है, आप चेक करो क्या एबिलिटी है, क्या विलिंगनेस है, और उसका प्राइस क्या है उस समय पर। क्या ये जो प्राइस है हर समय एक जैसे रहते होंगे? ये भी नहीं रहते। यानी कि उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में क्या प्राइस उसका चल रहा है। तो हमें क्या क्या देखना है? हमें देखना है डिज़ायर, एबिलिटी, विलिंगनेस और प्राइस क्या है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। और मेरा डिमांड स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट? वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, वो कौन थे जो फर्स्ट टाइम इको पढ़ रहे थे? कहाँ गए? एक इधर थे, एक इधर थे। कहाँ गए वो फर्स्ट टाइम वाले? समझ में आया आपको? श्योर? पक्का? आप इधर से बताओ कौन थे वो फर्स्ट टाइम वाले? समझ में आया? चल, ऑनलाइन आप बताओ बेटा, समझ में आया? फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चल, यस, आइएगा। अब ध्यान देंगे, अब हम कुछ बातें पढ़ेंगे। डिमांड, अब मैं ये बार बार अक्षर डिज़ायर, नीड ये सब नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ अक्षर बोलेंगे डिमांड। मान के चलते हैं कि वो सारी बातें पूरी हो गई हैं, क्योंकि हम डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम ये मान के अब चल रहे हैं कि भैया हाँ, हमें पता चल गया डिमांड क्या होती है और डिमांड कहलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हमें पता चल चुकी है। अब ना मुझको एक बात बताओगे आप लोग? बिल्कुल समझ आया, चलो बहुत बढ़िया। अब आप लोग मुझे एक बात बताओगे, क्या बात बताओगे? कि दोस्त, डिमांड करूं या ना करूं कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती होगी ना, है ना? कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती होगी। ठीक है, आपको क्या लगता है मेजर फैक्टर क्या होगा डिमांड देखने के लिए? उसका प्राइस। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, कि डिमांड की हद तक पहुंचूं या ना पहुंचूं, सबसे पहले मैं उसका प्राइस देखूंगी, प्राइस देखूंगी। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, ये अक्षर पढ़ा था, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। इसका मतलब पता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल ये अजम्पशन होती है, ये पता है कि ये अजम्पशन है। ये अजम्पशन होती क्यों है, इसका लॉजिक क्या है, बस हम पढ़ के आए हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड फॉल्स, एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स द डिमांड इंक्रीजेस। यही पढ़ के आए हैं ना, यही पढ़ के आए हैं मेरे लाल। वो आगे की बात तो चलो समझ में आती है, प्राइस कम ज़्यादा डिमांड करेंगे एंड वाइस वर्सा। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल की क्या कहानी है? हाँ जी, बताएंगे, कौन बताएंगे? दे दो भैया, किसी को भी दे दो। देखो इतनी बड़ी क्लास और हाथ कुछ। हाँ जी बताओ। मैम, प्राइस के अलावा डिमांड को अदर फैक्टर्स भी डिटरमाइन कराते हैं, जैसे कंज्यूमर की प्रेफरेंस और वो सारी ठीक है, चीज़ें। तो ठीक वो है। कांस्टेंट करने के बाद प्राइस पे डिपेंड करती है डिमांड। वो कांस्टेंट क्यों रखते हैं? उनको क्यों नहीं हम चेंज कर सकते? मैम, बिकॉज अगर उनको चेंज किया तो प्राइस के साथ डिमांड का जो रिलेशन है वो एकदम प्योर रिलेशन नहीं पता लगेगा क्या है। ठीक है, और बताओ, और कौन बताएंगे? मैम, प्राइस के अलावा और भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लाइक हमारी इनकम अभी 1000 रुपये है तो हम 10 रुपये का पेन अभी परचेज़ कर सकते हैं, बट हमारी इनकम अगर 500 है और हम उस पेन को नहीं कर सकते, तो जो अदर फैक्टर है लाइक इनकम, तो वो अफेक्ट करेगा। अच्छा,
इन दोनों के अलावा किसी का आंसर अगर चेंज हो तो वो आप जवाब दीजिएगा, अगर सिमिलर है, मिलते जुलते हैं, सिमिलर है, ठीक है। चलो, तो मुझे कुछ जो बात समझ में आई वो ये कि मैम जो प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर को आप कांस्टेंट रख लो, अगर नहीं रखोगे प्राइस के अलावा, जैसे उन्होंने कहा इनकम होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, अगर आप नहीं रखोगे तो हमें प्योर रिश्ता, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड नहीं मिलेगा, है ना, यही बात है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल को इग्नोर मारेंगे। देखो, क्या यहाँ पर मैंने कहीं पे भी लिखा अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल? इग्नोर मारेंगे, वो लॉ ऑफ डिमांड की बात है। अभी सिर्फ प्राइस को पकड़ेंगे, बड़े सिंपल इजी अक्षरों में हम बात करेंगे। अगर नीड होगी और प्राइस बढ़ेगा तब भी डिमांड करनी पड़ेगी, इसलिए प्राइस से डिटरमिन करने के लिए बाकी सबका कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, गुड। चल सुनो, बहुत बेसिक टर्म्स में बात करेंगे, भूल जाओ अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल की कोई बात थी तो मैंने छेड़ी क्यों, क्योंकि आपको डाउट आता मैम वो वाली बात तो आपने हमें बताई ही नहीं, तो अभी के लिए उसको हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ प्राइस की बात करेंगे। आप मुझे बताओ, अगर कोई चीज़ जितनी सस्ती उसकी उतनी डिमांड कम करोगे या ज़्यादा करोगे? ज़्यादा करोगे। और अगर कोई चीज़ जितनी महंगी उसकी डिमांड यूजुअली आप कम करोगे। कोई चीज़ महंगी है तो हम ज़रूरत के हिसाब से खरीदेंगे, और अगर कभी कभी मार्केट गए पता चला अरे ये सोच कर आए थे ये तो इससे भी कम में मिल गया, तो हम कभी कभी ज़्यादा भी खरीद लेते हैं। यूजुअली प्राइस और डिमांड का रिश्ता कैसा दिख रहा है आपको? इनवर्स दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। प्राइस और क्वांटिटी का रिश्ता उल्टा होता है। ये उल्टा होता है दो रीजंस की वजह से, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा? पढ़ा है? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएं पढ़ा है या नहीं पढ़ा? कुछ कह रहे हैं पढ़ा है, कुछ कह रहे हैं नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, पढ़ा है नहीं पढ़ा हम यहाँ पे। अच्छा, ये नहीं पढ़ा इसलिए तो नहीं बोला क्योंकि मैंने बोला था, हाँ अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पर ना क्या होता है, प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड का रिश्ता क्या रहता है? उल्टा रहता है। सामान जितना सस्ता होगा हम उतना ज़्यादा खरीदेंगे, सामान जितना महंगा होगा हम उतना कम खरीदेंगे। और जब हम डिमांड पढ़ रहे हैं ना तो सप्लाई कांस्टेंट है। कभी कभी डाउट आता है, मैम आप कह रहे हो कि भाई प्राइस ना ज़्यादा है तो डिमांड आप कह रहे हो मैम कम हो जाएगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगी मैम, पर ज़्यादा प्राइस पर सप्लायर तो ज़्यादा सप्लाई करना पसंद करेगा ना, तो अब मैम क्या? तो बेटा ये चीज़ कांस्टेंट है। जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हो, डिमांड का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, सप्लाई कांस्टेंट है। सप्लाई पढ़ रहे हो, डिमांड कांस्टेंट है। दोनों को कब हमें चेंज करना है, आई लेट यू नो जब वो समय आएगा। तो अभी हम दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स नहीं करेंगे, ऑब्वियसली सिचुएशन बदल जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, इस केस में लोग डिमांड तो कर नहीं रहे, ओवर सप्लाई हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि बढ़ते प्राइस पे सप्लाई बढ़ेगी पर डिमांड तो कम हो रही है। तो यहाँ पे ये हरकतें अपने को नहीं करनी है। आप डिमांड पढ़ रहे हो तो डिमांड सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे। यानी कि इस पूरे चैप्टर में, और इस चैप्टर में टाइम लगेगा, अच्छा टाइम लगेगा, ये बेसिक है, पूरा मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी के ऊपर बेस्ड है, पूरा बहुत टाइम लगेगा इस चैप्टर को। मतलब क्या हुआ, जब भी हम डिमांड पढ़ रहे हैं, सप्लाई कॉन्सेप्ट, सप्लाई कुछ पढ़ेंगे तो मेरा डिमांड कॉन्सेप्ट, और पूरे डिमांड में आप हो बायर, आप हो कंज्यूमर, तो जो भी आप डिसीजन लोगे, जो भी आप सवाल जवाब मुझसे करोगे, अपने आप को बायर की स्थिति पे, उसकी पोजीशन पे आपको रखना है खुद को। आप सेलर नहीं हो, आप सप्लायर नहीं हो, आप हो बायर। और मैं ये समझ रही हूँ आप सभी बायर्स बड़े समझदार हो, यानी कि रैशनल हो। और रैशनैलिटी, समझदारी किसमें? ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा खरीदने से या कम प्राइस पे ज़्यादा खरीदने से?
कम प्राइस पर ज्यादा खरीदने से और ज्यादा प्राइस पे कम खरीदने से। बस यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। 4 अक्षर एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, जिसको इकोनॉमिक्स में सेटिरस पेरिबस कहा जाता है। पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। समझ में आई बात? अब मैम ये थोड़ा बता दो, नहीं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी जब हम इनकम और सब्स्टिट्यूशन वाले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे। तो फिलहाल के लिए पहली लाइन में क्या लिखा है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मतलब डिमांड कितनी करनी है ये प्राइस पर निर्भर करेगा उस प्रोडक्ट के। अगर प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी कम, प्राइस कम तो क्वांटिटी ज्यादा, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी आपस में उल्टा रिश्ता। It implies that a rise in the price of the commodity brings about a fall in the quantity purchased and vice versa। ये क्या लिखा है अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। हाँ जी, अच्छा चलो, आपके दोस्त का नाम है, आपके दोस्त का सवाल है कि मैम ये डिनोट किस अक्षर को किससे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। देखो जी, प्राइस हमेशा P से डिनोट होगा, डिमांड जिसको क्वांटिटी डिमांडेड के नाम से हम कह रहे हैं बार बार। अच्छा देखो, फिलहाल के लिए डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड एक ही बात है, आगे कुछ समय के बाद शायद कल ही डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड बदल जाएंगे, इस टॉपिक के बाद ही बदल जाएंगे। अभी के लिए डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों अक्षर एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है इनमें। जैसे ही ये पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब बदल जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड को बेसिकली हम QD से डिनोट करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी सप्लाइड को हम QS से डिनोट करते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड। अभी मैं सिर्फ Q लिख रही हूं, डिमांड बार बार नहीं लिख रही, क्योंकि हम सिर्फ डिमांड के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। जैसे ही मेरा सप्लाई चैप्टर होगा मैं उस पर पहुंचूंगी, मैं फिर से Q ही लिखूंगी, क्योंकि इंडिविजुअली अभी हम बात कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसे ही मैं 3rd यूनिट करूंगी ना, मैं QD QS लिखना शुरू कर दूंगी, यानी कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है। ठीक है जी, तो ये हमारे जो है शॉर्ट फॉर्म्स कह लो, इनको इन अक्षरों से हम जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, सुनो, क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ हमें? बोलो, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्त, नेक्स्ट होता है प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड का मतलब होता है किसी भी प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, किसी भी रिश्ते में रिलेशन होना चाहिए। हाँ, तो ये जो रिलेटेड गुड्स होते हैं ना मेरे दोस्त, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे, आप बताओ एक कौन से होते होंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन्हीं को ही रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड कमोडिटीज जो है वो कहा जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जो एक की जगह दूसरा क्या हुआ? कुछ कंफ्यूजन है? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेट अस सपोज आज आप मॉर्निंग में उठे, आपने ब्रश करना था, आपने कॉलगेट लिया, आपको पता चला उसमें कॉलगेट जो है, टूथपेस्ट जो है वो खत्म हो गया है। घर में दूसरा था आपका टूथपेस्ट जिसका नाम था पेप्सोडेंट। क्या आप नाराज हो जाओगे? मैं तो नहीं करता पेप्सोडेंट, मेरे को तो कॉलगेट खत्म हो गया, मम्मी मैं तो कल से ही क्लास में जाऊंगा, मेरे को तो पहले कॉलगेट ला के दो। अरे दोनों का काम दांत साफ करने का है ना, कर देंगे ना। आपकी उस समय की ज़रूरत को तो पूरा कर देंगे ना। एक्सेप्शंस अपार्ट, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं मैम मैं तो हैबिचुअल हूँ, कॉलगेट के अलावा कुछ इस्तेमाल ही नहीं करती, नहीं। अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन। जनरल सिनेरियो में, जनरली, यूजुअली अगर कोलगेट खत्म हो गया तो भाई पेप्सोडेंट से काम आप चला लोगे। आज आप घर पे गए, अरे मम्मा सुबह 7:30 बजे से पढ़ रहे हैं, 2:30 बजे तक मम्मा क्लास चली,
लास्ट में ना मम्मा इको की क्लास हुई थी, मम्मा सर बड़ा दर्द हो गया है, पता ही नहीं क्या पढ़ के आया हूँ, मम्मा चाय बना दो। मम्मा ने कहा बेटा चाय पत्ती तो ख़त्म हो गई, बस अभी अभी तेरे पापा गए हैं दुकान के लिए, उनको चाय बना के दी थी, दोपहर का खाने का टाइम था, घर आए थे, वो 1 चम्मच चाय पत्ती थी, ख़त्म हो गई बेटा, पापा को बोला शाम को आएंगे ना ऑफिस से तो लेते आएंगे। तो मम्मा अच्छा चाय पत्ती ख़त्म हो गई, किससे काम चला लोगे? मम्मा ने कहा कॉफ़ी बना दूँ बेटा? आपने कहा मम्मी अभी तो कुछ भी बना दो, इको पढ़ के आया हूँ, कॉफ़ी भी चलेगी, स्ट्रॉन्ग बनाना लेकिन। बोलो ना, क्या टी की जगह कॉफ़ी पी लोगे? अगेन आदत की बात नहीं कर रही मैम, हम तो पीते ही नहीं, हम तो टी पर्सन है, ऐसी बातें नहीं, एक्सेप्शन अपार्ट। अगर चाय नहीं है तो क्या कॉफ़ी से काम चला लोगे? बिल्कुल चला लोगे, बिल्कुल चला लोगे। इसका मतलब क्या? इनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं और हमारा काम चल जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। मैंने कहा चलो लिखना शुरू करो, आपने कहा मैम पेन नहीं है पेंसिल है। तो क्या पेन नहीं है पेंसिल है, काम हो जाएगा, लिख तो लोगे ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, जो बचपन से करते आ रहे हो, हमेशा सब्स्टिट्यूट गुड्स में एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, हम भी टी एंड कॉफ़ी ले लेते हैं। समझ में आया? अब ज़रा इसका इम्पैक्ट देखते हैं प्राइजेस को लेकर। देखो, जब मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रही हूँ, रिलेटेड गुड्स की बात कर रही हूँ, तो कम से कम 2 गुड्स का होना ज़रूरी है। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स में पहला जो मैंने एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किया, दैट इज टी एंड कॉफ़ी। ठीक है ना? ठीक है। अभी सोचना दोस्त, टी के प्राइजेस, कॉफ़ी की डिमांड। जब मैं रिलेटेड गुड्स की बात कर रही हूँ ना, तो मैं सेम प्रोडक्ट के प्राइस और डिमांड की बात नहीं कर रही। एक प्रोडक्ट का प्राइस, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड। जब भी हम रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं और रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, तो एक गुड की डिमांड, दूसरे गुड का प्राइस, एक गुड का प्राइस, दूसरे गुड की डिमांड। इस प्रकार से रिलेशन को जो है हम समझने की कोशिश करते हैं, रिश्तेदारी को जानने की कोशिश करते हैं। कौन से गुड का प्राइस का असर दूसरे गुड की डिमांड पर कैसा आएगा, यहां से हमें रिलेटेड गुड्स समझ में आएंगे। मतलब रिलेटेड गुड्स की पहली कैटेगरी हमने जो उठाई है वो है सब्स्टिट्यूट गुड्स की। और सब्स्टिट्यूट गुड्स वो जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टी और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो एक का प्राइस लूंगी, दूसरे की डिमांड की हम बात करेंगे। आप बताओ, अगर मार्केट में टी, चाय पत्ती के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या टी की डिमांड कम हो जाएगी? टी की कम हो जाएगी ना? हो जाएगी। कॉफ़ी की डिमांड ये बढ़ जाएगी। अब आप देख रहे हो, हम तो पढ़ के आए थे क्या, प्राइस और डिमांड में उल्टा रिश्ता होता है, पर वो उसी प्रोडक्ट के प्राइस और डिमांड की बात कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट के। सिंगल प्रोडक्ट अगर टी की बात करूं तो टी के प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड कम होगी, लॉ ऑफ डिमांड सेटिस्फाइड। हम रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं, एक का प्राइस, दूसरे की डिमांड। तो अगर टी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग फटाफट से कॉफी की डिमांड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कॉफी अभी सस्ती लग रही है इन कंपैरिजन टू टी। उल्टा, टी के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो टी की तो डिमांड बढ़ जाएगी और कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक का प्राइस, दूसरे की डिमांड में रिश्ता कैसा? सीधा। अगर एक का प्राइस, दूसरे की डिमांड, रिश्ता सीधा, प्राइस बढ़ रहा है एक का तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, एक का प्राइस कम तो दूसरे की डिमांड भी कम। ऐसे गुड्स को कहा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स।
क्या आपको बात समझ में आई है मेरी? पक्की बात? पक्की बात, ठीक है। ज़रा इतना ही चेक करते हैं। अच्छा, इन गुड्स को ना मेरे दोस्त, सब्स्टिट्यूट गुड्स को ना हम कॉम्पीटिंग गुड्स भी बोलते हैं। इन दोनों की ना आपस में कंपटीशन चल रहा है। अरे अरे, मैं सस्ती होती हूँ ना तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है या कम हो जाती है, मेरे प्राइसेस बदलते हैं ना तो उसकी डिमांड कम ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, किसकी डिमांड कम किसकी डिमांड ज़्यादा, अगर उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम कॉम्पीटिंग गुड्स के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है कॉम्पीटिंग गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग परचेज्ड गोज अप, तो बोलो ना, अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाएगी। बायर्स में स्विच टू द चीपर सब्स्टिट्यूट, दिस डिक्रीजेस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एट अ गिवन प्राइस। जिसके प्राइस बढ़े हैं उसकी तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट। तो जब आपको बुक मिलेगी तो अभी आप लोग एक काम करें, रजिस्टर्स में नोट कर लो आप कहीं पे भी, सो दैट जब बुक मिले आप इन्हीं चीज़ों को आप अपनी बुक में भी डिनोट करवाना। ऐसे ही लिखें जो मैंने रेड मार्कर से लिखा है। पेज नंबर 2 डालें अपने रजिस्टर पे, पेज नंबर 2 लिखेंगे, उसके पॉइंट नंबर 1 पर बस जो मैंने बात लिखी है, मैंने क्या बात लिखी है ये बात लिख लो। प्राइस क्वांटिटी बड़ा, क्वांटिटी कम, ये ज़्यादा, प्राइस और क्वांटिटी का उल्टा रिश्ता। ये हम क्यों लिख रहे हैं दोस्त, एग्ज़ाम के टाइम में ना पूरी कहानी पढ़ने का टाइम नहीं होगा आपके पास, तो वहाँ पर उस समय पर ये चीज़ें जो हैं आपको मदद करेंगी। तो ये मैंने क्या लिखा है, जो यहाँ लिखा है आप कहीं से भी नोट कर लो। जब भी आपको बुक मिलेगी तो जो आप यहाँ लिख रहे हो उसको प्लीज़ अपनी बुक में लिख दीजिएगा। तो हमारा मैक्सिमम काम बुक में ही रहेगा। रजिस्टर्स में तो हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास नहीं है बुक, तो आप रजिस्टर में इतनी बात लिख लो। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा, प्राइस और क्वांटिटी का उल्टा रिश्ता। और नेक्स्ट पॉइंट में सब्स्टिट्यूट गुड्स जहाँ पे लिखा है वहाँ लिखो एक का प्राइस यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स और दूसरे की डिमांड में सीधा रिश्ता होता है। एग्जाम्पल में आप टी और कॉफ़ी जो है वो लिख सकते हो। एग्जाम्पल टी कॉफ़ी, ये सब्स्टिट्यूट के लिए आप लिख लीजिएगा। जी पूछो, क्या पूछ रहे थे? देना एक बार माइक भैया। हाँ जी, डिमांड के आपने फैक्टर बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। बस पहला प्राइस बताया था, तो दूसरा हम उसमें डिस्कस ना कर रहे हैं। आपने इनवर्स रिलेशन करके लिखवाया था। किसमें? डिमांड के फैक्टर के मैंने लिख रखा है। तो बेटा वही तो कह रही हूँ, एक कौन सा लिखवाया था बताओ? ये तो मैंने बोला तो था, ये अभी नहीं करना। आपके दोस्त पूछ रहे मैम आपने ये 2 बातें लिखवाई थी, ये समझ नहीं आई है, मैंने समझाई नहीं दोस्त। मैंने बोला तो है ये अभी नहीं करना, तभी तो काटा मारा है मैंने। अभी नहीं करना, जब टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगी। और टाइम कब आएगा, देखो आपकी बुक में इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए पूरा जो है मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब हम यहाँ पहुँचेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी, अभी नहीं करना, ठीक है? चल, तो सब्स्टिट्यूट के लिए आपने ये बात लिखी, ठीक है? कैसे लिखेंगे? रजिस्टर में आप पॉइंट नंबर 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स और उसके साथ आप ये बात लिख लो जो यहाँ पे ग्रीन से मैंने लिखा है, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर भी यही लिखा है, कह रहे हैं एग्जाम्पल में टी और कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है? और बोल रहे हैं देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। यानी कि ये पूरी कहानी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस जो साइड में आप लिख रहे हो वो सफिशिएंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा, पूरी बुक पढ़ोगे आप एक दिन में। आगे देखो, नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं।
जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं। आप एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हो, आपकी जोड़ी तो बड़ी अच्छी है, सुना होगा। हाँ हाँ सुना ही है, अभी बोलोगे थोड़ी ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल होते हैं, अकेले उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास ना गाड़ी तो है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, बोलो गाड़ी किसी काम की? रास्ते में पेट्रोल पंप तो बहुत है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे लिए पेट्रोल पंप किसी काम का नहीं। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड, एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल होंगे। दोनों जोड़ी में से एक अगर गायब है ना तो दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई इज्जत नहीं मिलने वाली। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे, मेरे बिना तू नहीं तेरे बिना मैं नहीं, ये वो वाले गुड्स हैं। प्रिंटर है, कार्ट्रिज नहीं है, प्रिंटर किसी काम का है? कार्ट्रिज है, प्रिंटर नहीं है, किसी काम का है? नहीं है। बस बनानी है, अलग अलग छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो उसकी असेंबली की जाती है, टायर्स अलग लगेंगे, सीट्स अलग लगेंगी, तो ये सारी चीज़ें किससे लगती हैं? वो कुछ नट बोल्ट्स है ना, पेच वगैरह। बस बनानी है, दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट। पर वो छोटू सा अगर नट खो जाए इधर उधर, बोलो ना क्या बना पाओगे? असेंबली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बचपन से हम कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल लर्न करते आए हैं। कार और पेट्रोल जो है हमें दिल से दिल में छपा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार एंड पेट्रोल बहुत सारे होते हैं जी। ठीक है, हाँ चीनी और चाय पत्ती, चीनी और चाय, हाँ चीनी और चाय, चीनी और चाय, चीनी और चाय ठीक है उनके लिए जो पीते हैं, मतलब फीकी चाय नहीं पीते, तो यहाँ पे इसको हम जो है वीक कॉम्प्लीमेंट्स में मानते हैं। अभी हम वो बात कर रहे हैं जो हाँ 100% कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पक्की बात है। क्या गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो गाड़ी किसी काम के नहीं। पेन एंड इंक ले सकते हैं, पेन एंड इंक होता है। हाँ जी, और क्या एग्जाम्पल्स हैं? हाँ जी, नहीं समझ आया। अच्छा, फोन एंड बैटरी, ओके, फोन एंड बैटरी, फोन, चार्जर, कितना क्लासिक एग्जाम्पल दिया। मतलब हम फोन इससे ये पता चल रहा है फ़ोन बहुत इस्तेमाल करते हो। ठीक है, चलो, तो ये सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, ये सब हमारी कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स हैं। अब ना ज़रा एक बात बताओ, एक बात, हाँ इंक एंड पेन, गुड। चलो एक बात मुझे बताओ, हम यहाँ पे रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं ना, तो जब रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब दो गुड्स होंगे जिनमें एक का प्राइस के चेंजेस का असर दूसरे की डिमांड पे देखा जाता है। सब्स्टिट्यूट के केस में कैसा होता है देख लिया, अब कॉम्प्लीमेंट्री का केस देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में लेट अस टेक वही एग्जांपल कार और पेट्रोल का। ठीक है जी, अगर कार के प्राइजेस की बात करें, पेट्रोल की क्वांटिटी की बात करें, अगर हमारे कार के प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बोलो ना क्या पेट्रोल भरवाऊंगी मैं गाड़ी में? नहीं भरवाऊंगी, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लूँगी, मैं पैदल चली जाऊंगी, मैं रिक्शा कर लूँगी, मैं ऑटो कर लूँगी। ऐसा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हाँ, पर अगर आप वो डिपेंड करते हैं कि आपको किसको लेकर जाना है। हाँ, तो अगर आपको मूवी देखने जाना है, बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना है, गेड़ी मारने जाना है, तो ऑब्वियसली पेट्रोल के प्राइस का जो है ना, पेट्रोल के जो प्राइस का जो है ना, उसका असर आप जो है देखोगे नहीं, इग्नोर कर दोगे। ठीक है, तो मैं दोनों केस आप कहोगे कि मैम इरेज क्यों कर दिया, क्योंकि मैं पेट्रोल के प्राइसेस की बात कर रही थी, इसलिए। आप कहोगे कार से, तो मैं कार से भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो बताओ, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या गाड़ी में पेट्रोल आप भरवाओगे? नहीं भरवाओगे। तो क्या लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी। और अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए, आज खबर आ जाए कल से पेट्रोल 50 पैसे सस्ता हो जाएगा, तो सब लोग क्या करेंगे? कल ही भरवाएंगे। अगर न्यूज़ आ जाती है कि कल से 1-2 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है, तो आप चेक करो रात को 12 बजे तक पेट्रोल पंप पे लाइनें लंबी लंबी लगी होती हैं। अभी खबर आ जाए कल से पेट्रोल महंगा हो गया, आप मेरी क्लास छोड़ के भाग जाओगे, पहले अपनी स्कूटी, बाइक, गाड़ियों में पेट्रोल भरवाओगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ जाएंगे
तो लोग गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नए यूजर्स गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। वहीं अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाएं, अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाएं तो हो सकता है जो पार्किंग लॉट में पिछले 1 हफ्ते से गाड़ी पड़ी हुई थी, अब हम उसका इस्तेमाल करना जो है वो शुरू कर देंगे, और लोग भी शायद जो है नए यूजर्स भी गाड़ियों के मार्केट में दिखने लग जाएंगे। अभी इसको उल्टा समझते हैं। मतलब क्या, अब हम लेते हैं कार के प्राइस और पेट्रोल की क्वांटिटी। चल अब एक बात बताओ, कार के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो नए गाड़ियां तो मार्केट में लोग नहीं खरीदेंगे, मतलब पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो पेट्रोल की क्वांटिटी कम हो जाएगी। और अगर कार सस्ती हो जाए तो लोग क्योंकि खरीदेंगे, तो पानी से तो चलेगी नहीं, उसमें पेट्रोल भरवाएंगे। तो क्योंकि मैंने इरेज कर दिया था, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कहीं चेंज ना हो जाए कॉन्सेप्ट, तो दोनों ही मैंने आपको बताए। क्या दोनों ही केस में एक का प्राइस और दूसरे की क्वांटिटी में उल्टा रिश्ता है? बिल्कुल। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इनवर्स, उल्टा रिश्ता होता है। तो यहां पे आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट बनाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में प्राइस ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ वाई में उल्टा रिश्ता होता है। एग्जाम्पल कार पेट्रोल, ये आप लिख लो। कह रहे हैं व्हेन टू कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, बोलो एक का प्राइस अगर कम तो दूसरे की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, विल कॉज द डिमांड फॉर द अदर टू राइज। तो जो वहां पे लिखा है वो हमने ये छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख लिया, ताकि पूरा हमें ना पढ़ना पड़े, हम सिर्फ क्रक्स जो है पढ़ें और हमें सारी चीजें समझ में आ जाए। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल ड्रिवन कार्स, तो जो गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं, अगर गाड़ियों के दाम सस्ते हो जाएं तो लोग ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे, और गाड़ियां ज्यादा खरीदेंगे तो गाड़ी पानी से तो नहीं चलेगी, तो पेट्रोल ज्यादा जो है डिमांड किया जाएगा। यानी कि गाड़ी के प्राइस कम तो पेट्रोल की डिमांड ज्यादा, रिश्ता उल्टा। इसको कहा जाता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? तो फटाफट से एक बार रिवाइज करवाती हूँ आज की पूरी क्लास में हमने क्या किया, इसका PDF फाइल शेयर विद यू। ठीक है, चलो सुनो। तो मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, मैंने ये कहा किसी भी चीज को डिमांड का नाम अगर आप देना चाहते हो तो कितनी चीजें चेक करनी है? 4। कौन सी? डिजायर या विश, एबिलिटी, विलिंगनेस, प्राइस उस पीरियड में कितना चल रहा है। दूसरा सवाल, मेरा डिमांड फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक कॉन्सेप्ट? फ्लो कॉन्सेप्ट है। अगर मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात करूं तो पहला मैंने प्राइस बोला, यानी कि जब प्राइस की बात कर रही हूं तो उसी पर्टिकुलर गुड के प्राइस और डिमांड की बात कर रही हूं। अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस कम होंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। अभी हमने उसको नहीं जो है छेड़ा है। मतलब प्राइस of a product and demand of that very particular product, they are inversely related। और नेक्स्ट हमने पॉइंट क्या किया, हमने बात करी अपने रिलेटेड गुड्स की। रिलेटेड गुड्स कितने तरह के? 2, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट कौन से गुड्स? जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से गुड्स? जो एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल होंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक का प्राइस, दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड, असर कैसा? सीधा। सब्स्टिट्यूट में सीधा या उल्टा? सीधा। सब्स्टिट्यूट S, सीधा S, ऐसे भी याद कर सकते हो। और उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, एक का प्राइस, दूसरे की डिमांड, रिश्ता कैसा? उल्टा, इनवर्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स को कॉम्पीटिंग गुड्स भी जो है वो बोलते हैं। तो आज तो आप बेसिक ही किया, कल की क्लास को और एक लेवल अप करेंगे और आप ये चीज़ फील करेंगे हर क्लास, पुरानी क्लास से थोड़ा थोड़ा लेवल जो है हम उठाते रहेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक है, हर चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है। आज के लिए बस फिर इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलेंगे आपसे। ओम नमः शिवाय।